टोटल दिया है जितने भी जिन लोगों के ये लेग्स हैं 152 पे फोटो दिए है ना, फ्रॉग, लिजर्ड, बर्ड, ह्यूमन, सबके क्या है लिम्ब्स हैं। कोई इसे हैंड की तरह यूज कर रहा है, कोई लेग की तरह यूज कर रहा है, कोई विंग्स की तरह यूज कर रहा है, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। तो ये होमोलोगस ऑर्गन्स है। नेक्स्ट पेज पे हमने विंग्स की बात की थी, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, बर्ड और बैट्स। तो इन लोगों का काम सेम है बट स्ट्रक्चर फंक्शन अलग है, तो ये एनालॉगस है। उसके बाद में बात की थी फॉसिल्स की। तो फॉसिल्स क्या है? किसी ऑर्गेनिजम्स के पुराने रिमेन्स है ना। जनरली डेड बॉडी क्या हो जाती है? डिकम्पोज हो जाती है। लेकिन अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन जिसमें डिकम्पोज ना हुई, बच गई हो, तो हाँ, उसे हम क्या बोल सकते हैं? फॉसिल कह सकते हैं। अब ये बहुत सारे आपके फॉसिल्स के फोटोज दे रखे हैं, जैसे बहुत पुराना कोई ये पेज 153 पे है फॉसिल ट्री ट्रंक, फॉसिल इनवर्टिब्रेट एनिमल का है, एमोनाइट है इसका नाम। फिर एक और इनवर्टिब्रेट एनिमल है ट्राइलोबाइट, एक फिश है नाइटिया। उसके बाद में फॉसिल है डायनासोर स्कल का, राजासोरस। ये इंडिया में ही मिला था इसलिए राजासोरस नाम था। ठीक है क्या? तो ये फॉसिल्स हैं। अब हमें क्या फॉसिल्स देख के करना है क्या है? तो फॉसिल्स देख के आपको करना क्या है? आप अभी तक क्या कर रहे थे? ऑर्गेनिज्म का क्या देख रहे थे? बॉडी स्ट्रक्चर देख रहे थे, है ना। तो एक तो आप स्ट्रक्चर देखोगे और किस ऑर्गेनिज्म से ये रिलेटेड है वो आप कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। इसके अलावा दूसरी चीज क्या करना है हमें कि ये फॉसिल कितना पुराना है, तो उसकी एज पता करनी, ये कब का है। ये तो उससे हमें पता चल जाएगा लगभग कि अगर वो एनिमल अभी नहीं है तो कितने सालों पहले अर्थ पे रहता था। तो अब ये एज कैसे पता करेंगे? तो एज पता करने के आपके पास में बुक में दो मेथड्स लिखे हुए हैं। एक तो क्या है? सिंपल सा ये एक लेयरिंग मेथड। लेयरिंग मेथड मतलब क्या? आपके जैसे ये बुक में जो फोटो दिया है पेज 154 पे, कि सिंपल सी बात है, जैसे आपने अगर देखा होगा तो जैसे क्या होता है, हवा चलती है या पानी बहता है ना, या भूकंप आते हैं, तो इन सभी चीजों से क्या होगा? इन सभी चीजों से अभी अपना अर्थ कैसा है? प्लेन्स हैं, फिर कहीं पहाड़ है, फिर प्लेन्स है, कहीं खाई है, पहाड़ है, यही सब है। ठीक है, हवा चलती है, पानी बहता है, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड कुछ भी होता है, तो क्या होता है कि जो सॉइल का लेयर है वो क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है इधर उधर, है ना, यही होता है। तो मतलब आप जितने साल बाद आओगे यहाँ पे आपको हाइट उतनी ज्यादा मिलेगी, है ना, नॉर्मली यही होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म 1000 साल पुराना था, एक ऑर्गेनिज्म 10,000 साल पुराना था, और एक ऑर्गेनिज्म 100 साल पुराना था, तो जो 10,000 साल पुराना होगा वो जब मरा होगा तब हो सकता है कि जो अर्थ का वो हो सरफेस हो इस लेवल पे हो, तो वो मर गया, वहां पे मिट्टी में दब गया, फिर उसके ऊपर मिट्टी जमती गई, फिर जो 1000 साल पुराना होगा वो उसके ऊपर दबा होगा, और सबसे ऊपर कौन दबा होगा? तो इसमें तो कोई बहुत ज्यादा है ना। तो वही आपको लिखा हुआ है, आप फोटो भी दिया है कि जैसे हाउ डू फॉसिल्स फॉर्म लेयर बाय लेयर, ये जो आपको बॉक्स बनाया हुआ है। तो इसमें जैसे कि लेट अस स्टार्ट 100 मिलियन अगो, वहां पे कौन रहते थे उस टाइम? तो इनवर्टिब्रेट्स रहते थे जो कि सी बेड पे रहते थे। सी बेड समझते हो? नहीं, सी बेड मतलब बेटा समुद्र में आपको क्या दिखता है? पानी, लेकिन पानी में भी तो कहीं ना कहीं तो लैंड होगा ना। ऐसा थोड़ी कि अर्थ के कोर तक पानी भरा है, कहीं ना कहीं फिर लैंड आएगा, तो वो जो लैंड है उसे सी बेड बोलते हैं, है ना। सी बेड, सी जिसपे लाए कर रहा है, ठीक है। सी शोर किनारा होता है, शोर किनारा होता है ना, इंग्लिश में पढ़ा होगा। सी बेड ये है ना, ये जहाँ मिलेगा लैंड से वो सी शोर है। तो सी बेड में यहाँ पे बहुत क्यों? क्योंकि पहले क्या था? ओशन ही ज्यादा था, तो मोस्टली ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते थे? पानी में। तो नॉर्मल सी बात है कि वो मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाँ, मतलब पानी में तो है ही, मरेंगे तो कहाँ जाएंगे? सी बेड है ना, वहीं दब जाएंगे। तो वही लिखा है कि जैसे जो बहुत पुराने 100 मिलियन ईयर अगो थे जो एनिमल्स, मोस्टली इनवर्टिब्रेट्स थे, वो कहाँ पे जमते गए? सी बेड पे, अकुमुलेट होते गए और
फॉर्म्स होते गए रेसर्स में। उसके बाद में मिलियन ईयर अगो क्या हुए, अब धीरे धीरे लैंड पे आने लगे, है ना, एम्फीबियंस फिर रेप्टाइल्स, और रेप्टाइल्स में ये कौन था, डायनासोर्स। तो डायनासोर मरे और उनकी बॉडी कहाँ जम गई, देखो कहाँ लेयर है, सी, जहाँ पे सी शोर है ना, लैंड, और वो इन्होंने एक एग्जांपल दिया, ऐसा नहीं कि सभी डायनासोर जाके सी के किनारे पे ही मरे थे, है ना, वो कहीं पे भी मरे होंगे, क्या होगा, वो नीचे होगी जमीन, है ना, ठीक है। उनसे जो पहले मरा होगा वो और कहाँ होगा, और नीचे दबा होगा, उनसे भी पहले जो मरा होगा वो और नीचे दबा होगा। तो आप जितना नीचे जाते जाओगे आपको जो फॉसिल्स मिलेंगे उनकी एज क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। तो आपसे अगर मैं सिंपली ये क्वेश्चन पूछूं कि बेटा मैं खोद रहा था गड्ढा, क्यों, फॉसिल्स ढूंढने, और मुझे 2 फॉसिल्स मिले, एक एलिफेंट की और एक डायनासोर की। बताओ ऊपर कौन मिला होगा, नीचे कौन मिला, सिंपल वही बात पूरी बताई। तो वो डायनासोर मर गया, पहले इनवर्टिब्रेट्स मरे थे फूल जैसा जो दिख रहा है ना, इतनी क्या बना है, फिर डायनासोर का स्कल दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद कौन आ गए यहाँ पे, हॉर्स लाइक क्रीचर्स, मतलब मैमल्स वगैरह आ गए। तो मैमल्स उनके ऊपर मर गए, है ना। तो ये देखो आप लास्ट फोटो में क्या देख सकते हो, सबसे नीचे सबसे पुराने एनिमल्स हैं जैसे इनवर्टिब्रेट्स, उनके बाद रेप्टाइल्स, है ना, डायनासोर जैसे, उसके बाद मैमल्स, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फॉसिल की अगर सिंपल एज मुझे पता करनी है तो मैं सिंपली रिलेटिवली ये कनेक्ट कर सकता हूँ कि हाँ जो नीचे हो, लेकिन इससे मुझे एग्जैक्ट एज पता चल जाएगी क्या, बस हाँ मैं रिलेशन में बोल सकता हूँ कि ये इतना नीचे मिला है तो लगभग ये हो सकता है कि इतने साल पहले रहा होगा, 10,000 या 1 लाख, लेकिन मैं एग्जैक्ट एज नहीं बता सकता। एग्जैक्ट एज पता करने के लिए एक मेथड होता है, इसे हम कहते हैं कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग, तो ये कार्बन डेटिंग क्या होती है, तो देखो हम लोग की बॉडी किससे बनी है, कौन से टाइप के मॉलिक्यूल से, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनी है, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब बताया था मैंने, ऑर्गेनिक बॉन्ड्स होते हैं ये, और ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है जो कि सबसे ज्यादा प्रेजेंट है, तो कार्बन ही है ना। इसीलिए जितनी भी चीजें जलती हैं हम जलाते हैं, हम लिविंग थिंग्स, जैसे आप प्लांट्स को जलाओ या एनिमल्स को जलाओ, फाइनली क्या निकलता है, CO2 निकलेगा। अरे हाँ, स्मोक बनता है, CO2 सबसे ज्यादा होगा उसमें। तो कार्बन होता है हमारी, कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी में, कार्बन। कौन सा मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी में, देखो 2 अलग अलग क्वेश्चन है। कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा है हमारी बॉडी में, एलिमेंट समझते हैं, एलिमेंट और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, एलिमेंट सिंगल एटम जो कि प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अ मटेरियल, वो है एलिमेंट, है ना, और मॉलिक्यूल तो क्या है, वो मोर देन 1 एटम से बना, और वो भी हो सकता है कि उसमें एक एलिमेंट हो या मोर देन 1 एलिमेंट हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है, O2 की फॉर्म। तो ये क्या है, एक एलिमेंट है कि एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल भी है, एलिमेंट भी है, दोनों ही है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये मॉलिक्यूल है। अगर मैं इसे इसका एकदम प्योर एलिमेंटल फॉर्म एक अलग से एटम निकाल के रख लूं तो वो क्या होगा, ऑक्सीजन, ठीक है क्या। जैसे हाँ इसे आप एलिमेंट भी बोलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नेचुरली हमें ऑक्सीजन अकेला नहीं मिलता। लेकिन अगर मैं इसकी जगह CO2 लेता तब इसे आप एलिमेंट बोल सकते हो क्या, नहीं, ये एक एलिमेंट है क्या, नहीं, इसमें 2 अलग अलग एलिमेंट, कार्बन अलग है, ऑक्सीजन, हाँ, लेकिन ये एक मॉलिक्यूल है क्या, हाँ ये एक मॉलिक्यूल है। अरे इतनी केमिस्ट्री हो समझते हैं। तो मैं फिर से क्वेश्चन अपना रिपीट करता हूँ कि हमारी बॉडी में सबसे मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट कौन सा है, कार्बन, मोस्ट प्रिवेलेंट एलिमेंट कार्बन। तो एलिमेंट कौन सा है, कार्बन। और मैं अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि हमारी बॉडी में मोस्ट प्रिवेलेंट मॉलिक्यूल कौन सा है, H2O। सिंपल। अरे आपसे पूछते हैं कि हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा चीज क्या प्रेजेंट है, तो बोलते हैं कि हमारे 70% वाटर है, मतलब H2O सबसे ज्यादा, ठीक है, देखना कोई प्रॉब्लम। चलो तो क्या बात कर रहे थे हम, हाँ, तो एलिमेंट हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा कौन सा प्रेजेंट है, कार्बन। तो मतलब हमारी बॉडी में क्या, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबकी बॉडी में, क्यों, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी फाइनली बनी किससे है, किन चीजों से,
फाइव न्यूट्रिएंट्स है ना, मेनली कौन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट है ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह। इन सभी में कार्बन मिलता है क्या आपको? सब में मिलता है। कार्बोहाइड्रेट में नाम में ही कार्बन है ना, मतलब कार्बन। प्रोटीन में भी मैंने बताया था प्रोटीन बनता है। अच्छा प्रोटीन किससे बनता है? अच्छा प्रोटीन के वेस्ट से क्या निकलता है? नहीं, वेस्ट किससे निकलता है? अमीनो एसिड। वो तो डाइजेस्ट कर, वो तो प्योरेस्ट फॉर्म वेस्ट अमोनिया। और अमोनिया से हम लोग क्या बनाते हैं? यूरिया। अमोनिया वो किससे कंबाइन करते हैं तो यूरिया बनता है? CO2। ये काम कौन करता है? लीवर है ना। और फिर उस यूरिया को कौन पकड़ता है? ब्लड में चला जाता है। ब्लड में से कौन पकड़ता है उसे? किडनी। और यूरिया बना, मतलब कि अमोनिया का फॉर्मूला क्या है? NH3 CO2। ठीक है क्या? इन दोनों से क्या बन रहा है? यूरिया। और यूरिया क्या है? हमारे प्रोटीनेशियस वो सब्सटेंस का क्या है? वेस्ट है ना, मतलब कार्बन है वहां पे भी। ठीक है, तो आपके उसमें भी कार्बन होता है, प्रोटीन में भी। फैट में भी कार्बन होता है क्या? हाँ बिल्कुल, फैट में भी, सब में कार्बन होता है। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये पता है कि दुनिया में कोई सा भी ऑर्गेनिज्म हो, सिंस वो बना किससे है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, इनसे ही मिलते हैं। और इन सब में क्या है? कार्बन। तो हम क्या करेंगे कि हम अगर कार्बन से जुड़ी हुई कोई भी टेक्नोलॉजी लाते हैं तो वो हर ऑर्गेनिज्म पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, अब कार्बन डेटिंग में क्या होता है? आपने अगर पढ़ा हो केमिस्ट्री में तो कार्बन आइसोटोप्स, आइसोमर्स पढ़े हैं क्या? क्या होता है आइसोटोप्स, आइसोमर्स? क्या आइसोटोप बताओ? सेम एटॉमिक नंबर पर डिपेंड। सेम एटॉमिक नंबर पर डिपेंड। और आइसोमर्स क्या होते हैं? आइसोमर्स नहीं पढ़े हैं? आइसोटोप्स का उल्टा। आइसोमर्स मतलब सिर्फ एटॉमिक नंबर अलग अलग है बट एटॉमिक मास सेम। ठीक है क्या? यही है कि आइसोबार्स है। आइसोबार्स है क्या? अच्छा, आइसोमर्स में वो और अलग होता है, उसमें एनर्जी सेम होती है, न्यूक्लियस की एनर्जी सेम होती है। ये सारे मर्स आपको अभी नहीं आए आइसोमर्स। तो आइसोटोप्स और आइसोबार्स है ना। तो टोप्स तो पता है आपको क्या? सेम एटॉमिक नंबर लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। एटॉमिक मास किससे बनता है? क्वांटिटी ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितना है आपके न्यूक्लियस में, उसकी नंबर को ऐड कर देंगे तो वही क्या आएगा? एटॉमिक मास। और एटॉमिक नंबर किससे बनता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। हमें न्यूट्रॉन से लेना देना नहीं है अगर एटॉमिक नंबर को देखना है तो। ये सब पता होगा, आपने अभी जस्ट केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो आप तो आइसोटोप्स, आइसोमर्स होते हैं। आप मुझे आइसोटोप, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के नाम बता सकते हो? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। शायद ऐसा लिखा भी होता है। अच्छा, ये एलिमेंट है, जैसे ये एलिमेंटल फॉर्म है, ऐसा लिखते हैं। इसमें एटॉमिक नंबर कहाँ लिखते हैं और एटॉमिक मास कहाँ लिखते हैं? एटॉमिक नंबर नीचे, एटॉमिक मास ऊपर। ऊपर में इधर या इधर, ऐसा कुछ वो नहीं है। कुछ बुक्स में इधर लिख देते हैं, कुछ बुक्स में उधर, लेकिन ऊपर है ना। ठीक है, बस ये यार। तो ऐसा अगर मे भी आपने देखा होगा, ये तीनों ही हाइड्रोजन ही है। ये तीनों ही क्या है? हाइड्रोजन ही है ना। हाइड्रोजन है, ये कैसे कह सकते हैं हम? क्यों? क्योंकि उनका एटॉमिक नंबर एक है। एटॉमिक नंबर एक है, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन तीनों के पास एक है। तीनों के पास प्रोटॉन कितने हैं? एक है, एक, वन ओनली, सिंगल। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? तो इसके पास एक प्रोटॉन है सिर्फ। इसके न्यूक्लियस में देखेंगे तो क्या मिलेगा? बस सिंगल प्रोटॉन। ठीक है, इसके न्यूक्लियस में क्या होगा? एक तो प्रोटॉन होगा, ये P लिख रहा हूं मैं, और एक और क्या होगा? न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर तो एक है लेकिन एटॉमिक मास कितना हो गया? इसका प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। तो इसका एटॉमिक नंबर तो एक है क्योंकि एक प्रोटॉन है, लेकिन एटॉमिक मास कितने हैं? 3। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हो सकता है आपको ये चीजें नहीं समझ में आए अभी, क्योंकि थोड़ी केमिस्ट्री है और इतना बायो का लेना देना भी नहीं है ना। बाकी लोग तो आगे बढ़ा देते हैं।
लेकिन फिर भी वैसे ही जैसे हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं, वैसे ही ना लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स मिलते हैं हमें। वैसे ही एक कार्बन का आइसोटॉप होता है ना। कार्बन में, अच्छा कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6। आर यू श्योर? ठीक। एटॉमिक मास कितना है? 12। ये भी कार्बन की क्या है? आइसोटॉप्स। ये जो 14 वाला है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। अब ये रेडियो एक्टिव क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी मतलब क्या? ये अभी आप लोगों को हो सकता है नहीं समझ में आए, फिजिक्स में ही आएगा ये। रेडियो एक्टिव में क्या होता है कि जब न्यूक्लियस स्टेबल नहीं होता है, न्यूक्लियस जब स्टेबल नहीं होता है तो न्यूक्लियस अपने कुछ पार्टिकल्स को, न्यूक्लियस में पार्टिकल्स कौन से हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, उनको ब्रेक डाउन करके अलग अलग एनर्जीज एमिट करता है। हो सकता है कि वो अल्फा वेव्स हो सकता है कि वो बीटा वेव्स हो, और इन केस गामा वेव्स बहुत ही रेयर होते हैं, पर गामा वेव्स भी निकल सकते हैं। तो फाइनली होता क्या है, घुमा फिरा के जो न्यूक्लियस होता है उसमें से कुछ स्टेबल रखना है हमें न्यूक्लियस को, है ना। अगर एटम को ऐसा लग रहा है कि मेरे न्यूक्लियस में थोड़ा सा भार ज्यादा हो रहा है या इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो उतने वो कुछ पार्ट को निकाल देगा ताकि न्यूक्लियस स्टेबल हो जाए और एटम फाइनली डिसइंटीग्रेट ना हो, टूटे ना, है ना, अलग अलग ना हो। तो इसलिए न्यूक्लियस के कुछ पार्ट को तोड़ के अलग कर दिया जाता है। और वो जो कुछ वेव्स निकलती हैं, क्योंकि शायद आपने सुना E=mc² तो सुना है। इसका मतलब क्या होता है बेटा? एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सुना है? नहीं सुना है तो मैं बता देता हूँ। ये क्या है, ये किसने दिया था बेटा? आइंस्टाइन ने दिया था ना, से सब कुछ पता है। ठीक है, ये आइंस्टाइन ने दिया था। मेनली क्या है इसका मतलब कि दुनिया में क्या है, ये क्या है, ई मतलब क्या? ई मींस व्हाट? ई बता रहा है कि एनर्जी, एम इज व्हाट? मास। और सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, तो मतलब क्या पता है कि एनर्जी और मास क्या है? इंटरकन्वर्टिबल है। एनर्जी और मास क्या है? इंटरकन्वर्टिबल है। तो देखो फाइनली जो ये है कि यूनिवर्स में कुछ भी हो, कोई सा भी मास हो, है ना, उसमें क्या है? एनर्जी है। जैसे कि एक एग्जांपल, जैसे कि एक अब बड़े लेवल पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई भी स्टार्स होते हैं, है ना, स्टार्स होते हैं तो क्या होता है कि उनमें स्टार्स से क्या, स्टार्स और प्लैनेट्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? स्टार्स की खुद की लाइट होती है, वो खुद की एनर्जी बनाते हैं, और जबकि प्लैनेट्स पे क्या होते हैं? एनर्जी खुद की नहीं होती। लास्ट में आपने शायद पढ़ा होगा, 7th 8th में आता है कि स्टार्स की अपनी एक लाइफ होती है। स्टार्स का जब स्टार्स बनता है तो उसे पता नहीं क्या, फिर वो धीरे धीरे उसका साइज बड़ा होता है, उस पर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, लाइट बनती है, और फाइनली क्या होते हैं, वो धीरे धीरे छोटा हो जाता है, और लास्ट में ऐसा स्टेज आता है, या तो स्टार बड़ा होता है तो सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, या छोटा होता है तो व्हाइट ड्वार्फ बन जाता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद में ब्लैक होल भी बन सकता है। ये सब स्टेज में आता है, मैंने तो 8th में ही पढ़ा था। तो ये एक स्टार की लाइफ होती है, तो उसमें क्या मतलब मैं घुमा फिरा के ये बोलना चाह रहा हूँ कि फाइनली जो स्टार्स से भी एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी कहाँ से रही है? वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? उसके प्रेजेंट जो भी एलिमेंट्स हैं, है ना, उन्हीं से आ रही है। वो एलिमेंट्स धीरे धीरे जब टूटते हैं तो क्या एनर्जी। एक और सिंपल एग्जाम्पल देते हैं, अगर आपको स्टार में समझ बड़ा नहीं है शायद आप लोगों ने। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पेट्रोल की बात करते हैं। पेट्रोल से एनर्जी कब आती है? पेट्रोल बहुत ही एकदम सिंपल एग्जांपल है ना। पेट्रोल से एनर्जी कब आती है? जब हम कंबस्शन करते हैं तो क्या पेट्रोल उतना ही रह जाता है क्या? नहीं, जब धीरे धीरे एनर्जी मतलब यूज होती जाती है, कोई भी चीज कंबस्ट होगी, सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं, कुछ भी चीज जलाएंगे और उससे एनर्जी निकलेगी तो वो चीज अमाउंट में कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी? तो
ठीक है, ये जैसे एकदम एक्यूरेटली सही नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप आगे 11th-12th में जाओगे, हो सकता है तो इस सर गलत बता रहे थे, आपके लेवल पे मैं समझाने के लिए बोल दिया। वैसे तो वो भी अमाउंट कम नहीं हुआ है, कुछ चीज स्मोक बन गई है, कुछ चीज रह गई है, लेकिन कि एनर्जी बस मास क्या है, इंटरकन्वर्टिबल। तो अगर मैं एक न्यूट्रॉन को तोड़ता हूँ ना बेटा, तो इससे भी एनर्जी निकलेगी, और यही जब न्यूट्रॉन या प्रोटॉन लूज करते हैं कौन, एटम्स, तो उसे तो फिर 3 टाइप की वेव्स निकल सकती है, अल्फा, बीटा या गामा, है ना। ये अल्फा, बीटा, गामा रेज निकलेंगी, और ये क्या एनर्जी रेज ही है, ठीक है। अब तो ये रेडियो एक्टिविटी होती है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो वही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मतलब जिनके न्यूक्लियस क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। अब रेडियो एक्टिविटी की एक खास बात होती है, ये भी सब आप आगे ही पढ़ोगे रेडियो एक्टिविटी में, कि रेडियो एक्टिविटी में एक हाफ लाइफ बोलते हैं, है ना। हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ मतलब कि वो पॉइंट जिसपे कि आपके पास लेट्स 100 एटम थे, इसके इन तीनों में से रेडियो एक्टिव कौन है, लास्ट पार्ट 14, है ना। तो 100 एटम थे इनके, ठीक है। तो हाफ लाइफ वो होती है कि कितने समय बाद सिर्फ आधे ही रह जाएंगे, 50 ही एटम रह जाएंगे इसके, बाकी का क्या होगा, टूट रहे हैं क्या एलिमेंट, एटम्स नहीं, एक्चुअली टूट नहीं रहे हैं। मैंने क्या बताया कि उनके न्यूक्लियस में से कुछ पार्ट टूट जाएगा, कुछ पार्ट क्या है वो, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन, मोस्ट प्रोबेबली न्यूट्रॉन टूटता है, ठीक है। अब खुद सोचो आप, न्यूट्रॉन टूटेगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा, क्या, एटॉमिक मास। तो ये 14 से क्या हो सकता है, 13 हो सकता है, 12 हो सकता है, अरे हाँ, ठीक है, ओके। तो इसीलिए बाकी एटम्स क्या बन गए, C613 या C612 बन गए, सिर्फ 50 ही 14 है अभी तक। तो ये कितने टाइम में ऐसा हुआ, ये टी हाफ बोलते हैं इसे, हाफ लाइफ, है ना। ये फिक्स होता है, ये जितने भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ये फिक्स होता है नंबर, ठीक है। क्या मान लो कि ये 1 साल में या 24 दिन में या कुछ भी, ये अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स का 1 साल हो सकता है, कुछ एलिमेंट्स का 50 साल, कुछ का 150 साल, है ना, कुछ का और भी ज्यादा। तो ये अलग अलग एलिमेंट्स का अलग अलग टी हाफ फिक्स हो सकता है। अब खुद बताओ कि नेक्स्ट टी हाफ कब होगा, जब 50 से 0 हो जाएंगे, फिर जब 50 से 25, फिर नेक्स्ट टी हाफ कब होगा, 12.5, है ना, 12, फिर कब होगा 6, समझ रहे हो ना। तो मान लो 50 साल है इसका हाफ लाइफ, तो 50 साल में 100 से 50 हो, 50 साल बाद ये 25 होगा, 50 साल बाद ये, अरे फिर 50 साल बाद 6, ये ऐसा। तो अब जब आपको टी हाफ पता है इसका, अब ये 50 साल टी हाफ नहीं है, ये हमने एक एग्जांपल लिया था, मुझे नहीं पता क्या होता है इसका। अब इसके टी हाफ से आप क्या कर सकते हो, एज का पता लगा सकते हो। हम सबकी बॉडी में कार्बन जो है वो कौन सा है इनमें से, 12 वाला, लेकिन सिर्फ यही है क्या, नहीं, एक्चुअली सब, जैसे नेचर में आपसे अगर मैं पूछूं कि नेचर में सबसे ज्यादा कौन है, तो ये बहुत ही कम होंगे, है ना, लेस देन 1% होंगे, ठीक है, या हो सकता है उससे भी कम, लेकिन है तो वैसे ही हमारी बॉडी में भी ये बहुत ही कम होंगे, लेस देन 1% या उससे भी कम होंगे, लेकिन होंगे, ठीक है। तो बहुत सारी मशीनें हैं ये वो, और उनसे हम क्या करते हैं, इसके नंबर को कैलकुलेट करते हैं, और फिर एक नॉर्मल, हमें तो पता है कि फैट में कितना कार्बन है या न्यूक्लियस में कार्बोहाइड्रेट में कितना है और प्रोटीन्स में कितना है, ये एक नॉर्मल सेल में कितना कार्बन एस्टिमेटेड हो सकता है, ठीक है, ये तो हमें पता है। तो हम एक नॉर्मल सेल को या नॉर्मल ऑर्गेनिज्म को उस फॉसिल से कंपेयर करेंगे। अब नॉर्मली हम देखेंगे कि नॉर्मल लगभग किस रेंज में इस कार्बन का नंबर रहता है, और उस फॉसिल में भी चेक करेंगे। अब फॉसिल में जितना कम होगा हम उसको टी हाफ के हिसाब से उसका एज पता लगा सकते हैं, ठीक है क्या, इसी को बोलते हैं कार्बन डेटिंग,
तो कार्बन डेटिंग क्या है? कार्बन डेटिंग किसकी मदद से होती है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मदद से। और हमारी बॉडी में रेडियो एक्टिव कौन है हो सकता है? तो C14 ये बहुत ही कम होता है, ये बहुत ही कम होता है, लेकिन फिर भी होता है थोड़ा सा, ठीक है क्या? तो ये आपको नहीं भी समझ में आए तो कुछ नहीं, आपको तो बस एक नाम याद रहना चाहिए, कार्बन डेटिंग। और अगर बहुत इससे भी ज़्यादा याद, तो कार्बन डेटिंग टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड है? तो कार्बन डेटिंग इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑन द रेडियो एक्टिविटी प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, ठीक है क्या? इससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इससे हम पुरानी से पुरानी चीज़ों का एज पता लगा सकते हैं। और आजकल यही यूज की जाती है। आजकल अगर मुझे ये सिर्फ कार्बन डेटिंग सिर्फ मतलब हाँ, सिंस इसका नाम ही हम कार्बन डेटिंग बोल रहे हैं, तो हम कार्बन ही चेक कर रहे हैं, तो ये लिविंग थिंग के लिए ही है। लेकिन अगर नॉन लिविंग की भी आपको एज पता करनी है ना, तो अरे उसमें प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ये है कि आप कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट सेलेक्ट करो, उसका T-half सेलेक्ट करो, नंबर्स कंपेयर करो नॉर्मल किसी और चीज से, उसमें कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और जिसका आपको एज पता करना है इसमें कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, इतने से इतने आने में कितने T-half खर्च हुए होंगे, ये बस पता करना है। तो आप ये किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हो। मुझे आपको अगर जीडी में दे दूं कि ये कितने साल पुराना है, तो हो सकता है सर कि इसकी एज भी मुझे मिल जाए, ठीक है। चलो, तो कार्बन डेटिंग हो गया। और तो फॉसिल्स की एज पता लगाने के दो तरीके हैं, एक तो क्या है बेटा? लेयर, और दूसरी क्या है? एक्यूरेट कौन है? ठीक है। इसके बाद तो ये फॉसिल्स खत्म हो गए। अब फॉसिल से भी हम क्या पता करेंगे? वही स्ट्रक्चर देखेंगे और देखेंगे कि हाँ ये किस एनिमल से रिलेटेड है। ओके, जैसे कि हम जब आज डायनासोर्स के फॉसिल देखते हैं तभी तो हमें पता चल पाता है ना कि वो क्या था, रेप्टाइल था, है ना? बिना फॉसिल्स के हमें कैसे अगर उसका ढांचा नहीं मिलता हमें हड्डी का, तो हमें कैसे पता चलता कि वो रेप्टाइल ही था, वो बर्ड तो नहीं था या मैमल तो नहीं था, ठीक है क्या? ओके, चलो उसके बाद में देखते हैं आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। तो इवोल्यूशन बाय स्टेजेस क्या है? इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप लोग ना ये घर पे पढ़ना आराम से अच्छे से, तो आपको उसमें समझ में आएगा। लेकिन फिर भी क्या है बेसिक चीज, तो देखो इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं कि हमारे मोबाइल फोन से है ना, तो आपके पहले जो मोबाइल फोन्स आते थे उसमें कैमरा कैसा होता था? 1 मेगापिक्सल का, 1.5, तो मतलब और उसमें बहुत मतलब कि उस टाइम तो अरे वाह कैमरे वाला फोन था, और आज के समय 2 मेगापिक्सल में फोन है, कैमरा है। आज तो हम 50 मेगापिक्सल बहुत सारी बात। तो मतलब क्या है, और उससे पहले वाले फोन में तो वो भी नहीं था, है ना? तो ऐसे ही फोन थे जिनमें कैमरा नहीं था। तो जैसे जैसे हमारी जरूरत बढ़ती गई, हमने क्या किया, कैमरे को, और सिर्फ आज सिर्फ कैमरा का मेगापिक्सल ही नहीं, आजकल बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, उसमें ऑप्टिकल जूम, तो उसमें अलग अलग सेंसर्स, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो जैसे जैसे हमारी क्या नीड्स बढ़ती गई, हमने क्या करते गए, हम हमारे कैमरे में इम्प्रूवमेंट करते गए। तो आप खुद सोचो, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी एकदम सीधे ऐसे तो बन नहीं गए हैं, उनका भी पहले क्या होगा, कुछ प्रिमिटिव फॉर्म होगा, और धीरे 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 इवॉल्व होते हुए आज ऐसे बन गए। जैसे लेट्स एग्जांपल में अगर एग्जांपल के लिए बात करते हैं ब्रेन, तो हमारा ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन में क्या क्या पार्ट है? 4 ब्रेन में फिर 4 लोब्स हैं, फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, टेम्पोरल और ऑक्सीपिटल, ठीक है, ठीक है। ये सभी चीज क्या आपको एक इंसेक्ट में भी मिलेगी क्या? नहीं, है ना? इंसेक्ट में तो आपको बहुत ही छोटा एक नर का गुच्छा मिलेगा, उसी को आप ब्रेन कहते हैं। वही इंसेक्ट से जब आगे बढ़ेंगे, फिश में बात करते हैं, फिश में भी आपको ये चीज मिलेगी कि इतनी सारी नहीं, फिश में आपको हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन हो सकता है ज्यादा डेवलप मिले, लेकिन फोर्थ नहीं था डेवलपमेंट। उससे और आगे बढ़ते हैं, रेप्टाइल्स में भी मिलेगा क्या? है ना?
फिर उससे और बर्ड्स में, उससे आगे मैमल्स में। हाँ, अब थोड़ा समझ रहे हो। इसका एक ये भी क्या है, हम अगर ऑर्गन लेवल पे भी बात करें, जैसे हमने हार्ट की बात की थी। हाँ, हम लोगों में कौन सा सर्कुलेशन होता है, क्या बोलते हैं उसे, डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन हमने बात की थी, सब में होता है क्या, हमारे हार्ट में कितने वेंट्रिकल्स होते हैं। डबल सर्कुलेशन किस लिए पॉसिबल है, क्योंकि हमारे हार्ट में फोर चैम्बर्स हैं, है ना, 2 वेंट्रिकल और 2 एट्रियम। फिश में कितने हैं, 2 चैम्बर्स हैं। एम्फीबियंस में 3, जिसमें से 2 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल। रेप्टाइल्स में इनकम्प्लीट 4, है ना। सेप्टम बना है लेकिन पूरी तरीके से डिवाइड नहीं कर पा रहा। बर्ड्स और मैमल्स में जाके क्या हुआ, डबल सर्कुलेशन कर पाया, 4 चैम्बर्स बने। तो ये एक हमने ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट देखा है। तो यही क्या है, इवोल्यूशन बाय स्टेज। तो धीरे 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 इवॉल्व होती है चीजें। यहीं पे एक एग्जांपल दिया है आपको प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया क्या है, वही अपना रीजनरेशन वाला, याद है ना। यस सर। तो ये क्या है, प्लेटफॉर्म है। इसकी आंखें देखोगे तो आंखें क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ कि यहाँ पे एक्चुअल में आईज में ज्यादा कुछ है नहीं। इसकी आंखों में देखेंगे तो आंखें क्या है, कुछ ऐसे सेल्स हैं सेंसरी जो कि बस लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं। उन्हें प्लेनेरिया को इमेज नहीं दिखेगी, सामने क्या है ये सब नहीं दिखेगा। उसे क्या दिखेगा, आपने देखा भी होगा, कई इंसेक्ट जो बहुत छोटे होते हैं ना, आप उनके पास ऐसे खड़े वड़े हो जाओ तो ज्यादा कुछ नहीं हो, अपना चलते होते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लाइट जला दो ना तो फट से भागने लग जाएंगे, है ना। मतलब क्या है कि वो कहीं ना कहीं क्या डिटेक्ट करते हैं, लाइट डिटेक्ट कर पा रहे हैं। और नॉर्मल जो चीजें हैं, हम जब तक खड़े थे तब तक उन्हें कुछ नहीं हो रहा, ठीक है क्या। आप इधर उधर वहां है अगर, और इधर उधर पैर भी ठोकोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन यहीं पे लाइट जला दोगे तो भाग जाएंगे। मतलब क्या कि उनके आईज में हमारी जितना एकदम जो पिक्चर बन रहा है मेरी आईज में या आपकी आईज में या दूसरा एनिमल्स की आईज में कि हाँ सामने ये है इधर वो है, तो हम देख के ही समझ जा रहे हैं। ऐसा इतना ज्यादा वो नहीं है, इवॉल्व आंखें नहीं होती इनकी। आंखें बस यही है कि कुछ सेल्स जो कि बस लाइट डिटेक्ट कर सकते हैं, तो जहां से लाइट डिटेक्ट होती है तो उन्हें लग जाता है कि कुछ है उधर, बस। तो कुछ है, वो क्या है, लाइट एक सन है कि कोई लेके आ रहा है, कोई मारने, कुछ नहीं, बस भागो, बस इनको बस इतना ही है। तो ये आईज इनके लिए सिर्फ इतनी है। तो प्लेनेरिया की बात करें तो ये बहुत ही रूडिमेंट्री है, बिल्कुल। इसमें क्या है, सिंपली ऐसी आईज है, लेकिन धीरे 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 यही आईज क्या होती गई, चेंज होती गई। प्लेनेरिया क्या थे, वर्म्स थे। वर्म्स के बाद क्या है, इंसेक्ट्स, है ना। इंसेक्ट्स के बाद मोलस्का आए हैं, उनके बाद में एक और, उनके बाद में फिर फिश, उनके बाद में एम्फीबियंस। तो धीरे 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 सबकी आईज जो है, इनके बाद जो लोग आए हैं उनकी आईज इन प्लेनेरिया से थोड़ी ज्यादा डेवलप होगी, और थोड़े थोड़े कुछ फीचर्स ऐड होते चले गए होंगे, ठीक है। तो यही क्या है, इवोल्यूशन बाय स्टेजेस। सेम एग्जांपल बात करते हैं कि फेदर्स का एग्जांपल दिया है आपको यहाँ पे, फेदर्स का एग्जांपल दिया है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि आप खुद बताओ कि रेप्टाइल्स के फेदर्स किस में मिलेंगे आपको, बर्ड्स के पहले कौन थे, रेप्टाइल्स। मतलब बर्ड्स कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स से ही धीरे धीरे ओरिजिनेट हुए हैं। तो रेप्टाइल्स में तो फेदर्स थे नहीं। अरे रेप्टाइल्स में होते हैं क्या, नहीं होते हैं। लेकिन तो फिर हम कैसे बोल सकते हैं कि रेप्टाइल से ही बर्ड्स बने, इनमें तो पंख है, उसमें तो है। सोचो, ये पेज 155 पे जो फोटो दी है ना, डायनासोर टाइप दिख रहा है, लिजार्ड टाइप दिख रहा है, क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो वहां नीचे पढ़ो क्या लिखा है, दिस इज अ स्मॉल डायनासोर फ्रॉम द ड्रोमेयोसौर फैमिली, ठीक है। फेदर imprints were preserved along the dinosaur bones. Here we can see feathers on the forearm. जब हमने बहुत सारे फॉसिल्स चेक किए तो हमें बहुत सारे ऐसे रेप्टाइल्स मिले, स्पेशली डायनासोर फैमिली में, जिनके हमने क्या देखे, हाथ देखे, उनके लिम्स देखे ना, तो हमें उन पे क्या मिले, लिम्स पे उनके छोटे छोटे क्या मिले, फेदर्स मिले।
हाँ, वो लोग उड़ नहीं सकते थे, लेकिन फेदर आना चालू हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अब जो है बर्ड बनने की तैयारी चालू हो गई थी। तो वही लिखा है हियर अ क्लोजअप, और एक क्लोजअप व्यू भी दिखाया है। हियर अ क्लोजअप ऑफ द फॉसिल हेड फीदर्स. This dinosaur could not fly, and it is possible that the evolution of the feathers had nothing to do with the flight. यहाँ पे देखो, ये जो छोटे छोटे आपको ऐसे ऐसे दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये सब फेदर्स ही है। फेदर समझते होंगे, पंख में बहुत सारे छोटे छोटे बाल होते हैं, तो ये बाल ही है ये सब। अब ये बुक वाला क्या कह रहा है कि हमें पता है कि डायनासोर उड़ नहीं सकते थे, उनकी बॉडी इतनी भारी थी, बहुत बड़े बड़े थे, ऑफकोर्स उड़ नहीं सकते थे, ठीक है। और हो सकता है कि शायद ये फेदर्स शुरू में जब बने होंगे तो उड़ने के लिए बने ही ना। बेटा फेदर्स तो पोलर बेयर पे भी दिखेगा, अरे डॉग्स पे भी बहुत सारे ऐसे हेयर दिखेंगे, अरे हाँ, मुर्गे पे भी दिखते हैं फेदर्स, उड़ता है। ऑस्ट्रिच पे भी दिखते हैं फेदर्स, उड़ते हैं। मुर्गे उड़ते हैं, कुछ उड़ते नहीं है, जंप कर सकते हैं यहाँ से वहाँ। हाँ भैया, उड़ भी सकते हैं, तो यहाँ से बहुत ज्यादा, अरे देखा है कि नहीं आपने? तो ऑस्ट्रिच पे भी फेदर्स है। तो वही ये बोल रहा है कि हो सकता है कि फेदर्स उड़ने के लिए आए ही ना हो सकता है कि फेदर्स पहले से उन्हें प्रोटेक्शन के लिए, टेम्परेचर वेरिएशन से बचाने के लिए सिर्फ आए। अरे देखिए, अच्छा इंसुलेशन का काम करते हैं ना फेदर्स, तो टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर वेरिएशन से बचाने के लिए वो शुरू में, बाद में धीरे धीरे वो जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने उसे उड़ने के लिए भी यूज में ले लिया, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटी लगती है। तो ये भी क्या है, एक एग्जांपल हो सकता है इवोल्यूशन बाय स्टेजेस, किसके लिए? फेदर्स के लिए या विंग्स के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि फेदर्स फॉर एग्जांपल कैन स्टार्ट आउट एज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर। ये मैं सेकंड पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ पे थर्ड लाइन पढ़ रहा हूँ। फेदर्स फॉर एग्जांपल कैन स्टार्ट आउट एज प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड वेदर, बट लेटर दे माइट बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइट। बाद में वो लोग फ्लाइट के लिए यूजफुल हो गए। इनफैक्ट सम डायनासोर हैड feathers, although they could not fly using the feathers. Birds seem to have later adapted the feathers for flight. ठीक है क्या? This is of course means that birds are very closely related to reptiles since dinosaur were reptiles. So इसी से हमें पता चलता है कि birds reptiles से ही आए हैं, ठीक है क्या? क्योंकि डायनासोर reptiles उनमें feathers आना अपीयर हो गए, ठीक है क्या? और सिर्फ feathers ही नहीं, ये तो आपकी बुक में सिर्फ एक एग्जांपल दिया है। अगर आगे देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स दिखते हैं बर्ड्स के, इवन बर्ड्स जैसे पंजे, बर्ड्स जैसे दांत, है ना, बर्ड का स्कल आप पढ़ा होगा। न्यूमेटिक बोन्स होते हैं, न्यूमेटिक मतलब क्या? एयर जिसमें पास हो सकती, वो हल्का बनाना है ना। अरे उड़ेंगे कब? जब हल्के रहेंगे। हल्के रहने के लिए उनकी डेंसिटी कम करनी पड़ेगी, और डेंसिटी कम करने के लिए क्या कर देंगे? हमारे जो बोन्स होते हैं वो एकदम सॉलिड होते हैं, उनके बोन्स एकदम सॉलिड नहीं होते हैं। सॉलिड मतलब क्या कि आप अगर हमारे बोन्स को तोड़ के देखोगे तो आपको बीच में कुछ भी खाली जगह नहीं दिखेगी, पूरा बोन्स भरा है, फील्ड है, एयर नहीं मिलेगा। जबकि बर्ड्स के बोन्स कैसे होते हैं? बहुत सारे ऐसे स्पेसेस होते हैं खाली, वैक्यूल्स, एयर वैक्यूल्स होते हैं, ये जानते हो गए ना आप लोग। तो ऐसे ही फीचर्स किसमें मिलने लग गए थे? लेटर रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स के जो बाद वाले लोग, डायनासोर जैसी फैमिली आसपास। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स जो कि हमें सजेस्ट करते हैं कि बर्ड्स कहाँ से इवॉल्व हुए होंगे? रेप्टाइल से। और बेटा ये जितने भी हम लोग पढ़ते हैं ना कि इससे वो डेवलप हुआ, उससे वो डेवलप हुआ, ऐसे ही फीचर्स देख के हमें पता चलता है। चलो उसके बाद में देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में आना। इट इज ऑल well to say that the very dissimilar looking structures evolved from the common ancestral design. It is true that the analysis of the organ structure in the fossil allow us to estimate of how far back the evolutionary relationship go. तो हमें fossils में हम structure देख के स्पेशली हम देख सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किससे कनेक्टेड है और कितना पुराना है, वो इवोल्यूशन कितना पुराना है, ठीक है क्या?
चलो उसी के एक बाद एक एग्जांपल दिया है कि ये जो हम आज वो खाते हैं, कैबेज खाते हैं, कैबेज खाते हैं, सिर्फ कैबेज ही नहीं, आप जो टमाटर खाते हो आज, आप जो केले खाते हो आज, एक्चुअल में ये ऐसे नहीं थे। जो शुरू में जो प्लांट थे उसमें बनाना या टोमेटो या और भी बहुत सारे मोस्टली फ्रूट्स, जितने भी मोस्टली फ्रूट्स है ना, आज जैसे जिस फॉर्म में हम खाते हैं ऐसे नहीं थे शुरू में। इसमें क्या किया, बहुत सारे वेरिएशन करके ऐसा बनाया है लोगों ने, सेलेक्ट करके वेरिएशन सब में आ रहा है। आपको पता है, अच्छा मैं अगर आप बनाना, पहले सायद आपने फोटो वोटो देखा, आप घर जाना आज और ये सब सर्च करना, मोबाइल लेना, मोबाइल पे गूगल पे जाके सर्च करना कि वाइल्ड, और आगे जो भी मना है आपको जोड़ देना, वाइल्ड कैरेट, वाइल्ड बनाना, वाइल्ड मैंगो, है ना। तो आपको ना पहले के फोटो दिखेंगे, एक्चुअल में वो कैसे थे वो देखोगे तो लगेगा ही नहीं, कह रहे हैं ये फल खाने लायक भी है क्या, आपको लगेगा ही नहीं कि ये फल खाने लायक भी है या ये बनाना ही है, बहुत ही अलग हो गया है। तो ये कैसे हुआ है, तो चीजें वेरिएशन हमेशा से ही आते गए हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनमें कि थोड़े से वो सॉफ्टर हो गए, थोड़े से जूसी हो गए वो, तो लोगों ने क्या किया, उस प्लांट का वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके क्या बना दिया, नंबर बढ़ा दिया। फिर उसमें से कुछ प्लांट्स हो सकता और कुछ सॉफ्ट और जूसी हो गए हैं, तो हमने और उसको लेके उसका वेजिटेटिव प्रोपगेशन करके क्या कर दिया, उसका सिर्फ नंबर बढ़ा दिया। ठीक है क्या, बाकी लोगों को उतना ही रहने दिया या बाकी लोगों को नहीं बढ़ाया, और अब इस जो नया वेरिएशन था इसे सेलेक्ट, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसीलिए हेल्पफुल है क्योंकि हम किसी भी एक प्रॉपर्टी को के हिसाब से एक कोई भी एक प्लांट मिल जाए, आप एक प्लांट से हजारों करोड़ों पूरे अरबों प्लांट बना सकते हो। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का एक फायदा है ना, 1 से 2 बनाओ, 2 से 4, 4 से बना देगा वैसे। ठीक है, तो वही एग्जांपल दिया कि जो हम कैबेज खाते हैं, ये कैबेज एक्चुअल में ऐसा नहीं था। आप नेक्स्ट पेज पे देखो, कैबेज फोटो क्लियर नहीं आया है, घर पे जाना और घर पे सर्च करना वाइल्ड कैबेज, है ना। तो ओरिजिनली कौन सा प्लांट था, वाइल्ड कैबेज था, है ना। और इससे ये जितने भी टाइप्स दिख रहे हैं ना, ये सब बने। जैसे इसमें से आप कौन कौन से जानते हो, आप नीचे कॉलीफ्लावर जानते हो, ब्रोकली जानते हो ना, ब्रोकली देखा होगा, खाया भी होगा। कैबेज तो ऑफ कोर्स जानते हो। आपने रेड कैबेज देखा है क्या, रेड कैबेज भी वैसे ही जैसा कैबेज होता है ना, सेम होता है, पत्तियां बस रेड वॉयलेट रेड होती है, थोड़ी सी हल्का सा वॉयलेट कलर और रेड कलर सेम वैसी होती है। हाँ, थोड़ा टेस्ट अलग होता है, मैंने एक ही बार खाया। अच्छा, फिर एक और होते हैं ऊपर जो केल क्या होता है, केल बहुत बस पत्तियां बहुत होती हैं, और ये पत्तियां कैबेज में तो क्या पत्तियां एक के ऊपर एक चढ़ी हैं, ये केल में पत्तियां अलग अलग रहती है ना। ऐसा लगता है कि जैसे पालक टाइप है। हाँ, पालक तो ऑफकोर्स दिखने में आपको समझ में आ जाएगा कि वो पालक नहीं है, लेकिन पालक की पत्तियां जैसे अलग अलग होती है वैसे इसमें पत्तियां। और ये जो कोलराबी है, कोलराबी में क्या होता है, जो फ्रूट वाला पार्ट होता है, स्वॉलन पार्ट, वो बड़ा होता है और पत्तियां छोटी छोटी होती है। केल में से पत्तियां बहुत बड़ी होती है और वो स्वॉलन पार्ट बहुत छोटा होता है। तो अब ये देखते हैं ये कैसे बना, इतने सारे हमने एक प्लांट से इतने सारे वेरिएशन कैसे बना दिए। तो ये आप बुक में लिखा है, पीछे वाले पेज पे वापस आ जाओ, 3rd पैराग्राफ में ही पढ़ेंगे हम ये लोग। 8th लाइन में देखना, द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज अ गुड एग्जांपल। ह्यूमंस हैव ओवर मोर देन 2000 years cultivated wild cabbage as a food plant। 2000 साल से हम उगा रहे हैं, and generated different vegetables from its selection. This is of course artificial selection rather than natural selection. ये naturally तो ये बनने नहीं है, हमने क्या किया है, हमें जो वेरिएशन पसंद आया उसको हमने वेजिटेटिव प्रोपगेशन करा के उनका नंबर हमने बढ़ा दिया। तो ये ऑफ कोर्स नेचुरल सिलेक्शन ही है, इसे हम क्या कहेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट इज नेचुरल सिलेक्शन या डिफरेंस बिटवीन द नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन और उसके एग्जांपल्स। तो आप ये याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो
So some farmers have wanted to select for a very short distance between leaves. आपने कैबेज पत्तियां हैं, ये तो सबको मैंने एग्जांपल यही आपको दिया था उसमें भी, वो अनियंस नहीं बताया था, ये पत्तियां होती हैं। और मैंने बताया था जो पत्तियां हैं, पत्तियां कहाँ आती है, स्टेम पे है। तो स्टेम कहाँ है, तो अनियन तो वो पार्ट जो कि हम काट के निकाल देते हैं, बताया था ना, छोटा सा पार्ट। हाँ, तो इसमें भी होता है, कैबेज में भी आपने देखा होगा, कैबेज के, अरे देखा है घर पे कभी खाना बनाया, काटा है कैबेज, तो उसमें आखिरी में एक ऐसा व्हाइट पार्ट होता है, ऐसा भी नहीं होता है कैबेज में, तो आप थोड़ा बड़ा ही होता है, इस टाइप से होता है ना, और इस पे बहुत सारी पत्तियां लगी रहती हैं ऐसे, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये स्टेम, ये क्या है, स्टेम। हमें पता है कि हाँ हम स्टेम खाते हैं क्या, नहीं, हम तो वो काट के फेंक देते हैं ना, हम क्या खाते हैं, लीव्स खाते हैं। हमें पता है कि हमें स्टेम से कोई मतलब नहीं है, तो आप ऐसा प्लांट पसंद करोगे क्या जिसमें स्टेम बड़ा हो, क्योंकि स्टेम जितना बड़ा होगा तो पत्तियों के बीच में डिस्टेंस उतनी बड़ी होगी। अब ये स्टेम अगर इतना बड़ा होगा तो पत्तियां यहाँ लगी, और ये स्टेम अगर इतना छोटा होगा तो यहीं पे सभी पत्तियां लगी, तो कम जगह घेरेंगे। तो आप क्या चाहोगे कि वो स्टेम जिसमें की पत्तियां बहुत आसपास हो, है ना। तो वही लिखा है कि so some farmers have wanted to select for a very short distance between these stem and have bred the cabbage we eat। तो पहले वाला कैबेज जो वाइल्ड कैबेज था, वाइल्ड कैबेज ऐसा नहीं था, उनके पत्तियों के बीच में डिफरेंस था। देखिए हमने क्या किया, हमने कौन से सेलेक्ट किए जिसकी पत्तियों के बीच में डिफरेंस नहीं था, डिस्टेंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद में some have wanted to select for the arrested flower development and have bred broccoli। कॉलीफ्लावर जानते हो, कॉलीफ्लावर को हिंदी में क्या बोलते हैं, फूल। मतलब हम क्या खाते हैं उसमें, फूल, क्या खाते हैं, सिंपल सी बात है ना। आपने पढ़ा भी होगा 6th में, कि हम वो आता है ना क्वेश्चन की किस प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, है ना, रेडिश कौन सा पार्ट है, रूट है कि स्टेम है कि, ऐसे ही। तो कॉलीफ्लावर में क्या आता है, हम क्या खाते हैं, फ्लावर। मतलब कॉलीफ्लावर क्या है, वो फ्लावर है। इसीलिए आपने देखा होगा उसमें छोटी छोटी ऐसे आसपास तो लीव्स होती है कॉलीफ्लावर में, है ना, वो सेपल्स जैसी, और बीच में फ्लावर्स होते हैं, वो पेटल्स और स्टिग्मा का छोटा सा दाने जैसे दिखते हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो, है ना। चलो, तो हमने क्या कुछ प्लांट ने क्या सोचा, कुछ प्लांट ने तो कैबेज बना, कुछ प्लांट बोल रहा हूँ, कुछ फार्मर्स ने तो कैबेज बना दी, कुछ फार्मर्स ने ये सोचा कि हमें वो ये फ्लावर नहीं चाहिए, फ्लावर को उन्होंने कंप्लीट डेवलप नहीं होने दिया। आपने अगर ब्रोकली देखा हो, ब्रोकली में बस ऐसा रहता है स्ट्रक्चर, ऐसा है ना, लेकिन उसके ऊपर कुछ रहता नहीं है, मतलब एक जैसा रहता है पूरा, जबकि कॉलीफ्लावर में एक जैसा नहीं होता है ना। तो ये ब्रोकली में क्या कुछ हमने पूरी तरीके से डेवलप नहीं होने दिया, किसे, फ्लावर को डेवलप, और वही क्या बना, ब्रोकली। तो वही लिखा है कि अरेस्टेड फ्लावर डेवलपमेंट एंड हैव bred broccoli or the sterile flowers and have cauliflower। तो जिसमें फ्लावर डेवलप नहीं होने दिया है वो ब्रोकली, और जिसमें फ्लावर डेवलप होने दिया है वो cauliflower। अब यहाँ पे स्टेराइल फ्लावर्स लिखा है, स्टेराइल फ्लावर मतलब क्या, स्टेराइल किसे बोलते हैं, जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, फ्लावर का रूल क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है नाम उसका। अरे हाँ, लेकिन कॉलीफ्लावर के फ्लावर एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। अगर कॉलीफ्लावर का फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता अगर सही में, तो आप बताओ क्या होता, फ्रूट बनता। आपने देखा है क्या, सुना है, मतलब कॉलीफ्लावर का फ्लावर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो फ्लावर है बट स्टेराइल फ्लावर है। तो वही लिखा है कि all for sterile flowers we have made cauliflower, some have selected for the swollen part and come up with कोलराबी में ये मैंने बताया कि उसमें लीव्स रिलेटिवली छोटी होती है और वो जो swollen पार्ट होता है वो बड़ा होता है। तो कोलराबी वैसे ही बनाया। और some we have simply looked
for a slight larger leaves and come up with leafy vegetable called kale। और केल में मैंने बताया केल में पत्ते ज्यादा होते हैं बहुत, है ना। तो केल कुछ तो ऐसे अलग अलग सिलेक्शंस हैं, है ना। कुछ किसानों ने ऐसा, उन्हें ऐसा पसंद आया तो उन्हें ऐसा प्रोपोगेट कर दिया, उन्हें वैसा पसंद आया था, और वही ओवर द जनरेशन चलती गई। तो आज वाइल्ड कॉलीफ्लावर आपको बहुत कम मिलेगा, आपको मोस्टली आज क्या मिलेंगे, यही सब मिलेंगे। कैबेज मिलेगा, कॉलीफ्लावर मिलेगा, ब्रोकली, वो वाइल्ड प्लांट जो था जिससे हमने, वो बहुत कम मिलेगा, ठीक है। तो यही लिखा है कि वुड यू हैव थॉट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर डिसेंडेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर, ठीक है। और लास्ट में एक तरीका, ये बहुत सारे तरीके हम किस चीज के देख रहे हैं कि हाँ कौन ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से डेवलप होके आया, ठीक है। बहुत सारे तरीके देख लिए हमने। एक तो सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर से स्टार्ट किया, जिसमें हमने होमोलोगस एनालॉगस ऑर्गन देखे, फिर फॉसिल्स देखे, फॉसिल्स में रीस्ट्रक्चर देखे, उनकी एज देखी, है ना। इसके बाद में हमने इवोल्यूशन स्टेजिंग देखी कि इस, और चलो बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर, बॉडी के अंदर घुसते हैं और ऑर्गन्स देखते हैं, ऑर्गन्स कैसे अलग। फिर उसके बाद में ये जो है आप प्लांट का भी एक एग्जांपल देखिए कि हमने कैसे आर्टिफिशियल सिलेक्शन करवाया। लास्ट में नेक्स्ट पेज पे लिखो, एक लास्ट में सिलेक्शन है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आजकल यही यूज किया जाता है। फिगर जो है उसके नीचे से पढ़ेंगे। अनदर वे ऑफ ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिपेंड्स ऑन द ओरिजिनल आइडिया दैट वी स्टार्टेड विद। द आइडिया वाज दैट इन द चेंज इन डीएनए ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर द बेसिक इवेंट्स ऑफ इवोल्यूशन। बेसिक आइडिया क्या था कि वेरिएशन आएगा, वेरिएशन से या तो नेचुरल सिलेक्शन होगा तो खुद ही नई स्पीशीज बनेगी, या बाद में जब ह्यूमंस आ गए तो इन्होंने कई प्लांट्स का आर्टिफिशियल सिलेक्शन। लेकिन ये सब सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन, ये सब हुआ किस वजह से? वेरिएशन। और वेरिएशन किस वजह से आए? वेरिएशन किस वजह से आ सकते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोसिस में डीएनए कॉपी एरर्स हो सकते हैं। तो डीएनए में चेंजेस की वजह से वेरिएशन आ रहा है। तो बेसिक क्या चीज है? बेसिक तो वही था। तो हम ये सब ऊपर की बाकी हर चीज देख रहे हैं, लेकिन डीएनए तो देखा ही नहीं। तो आजकल, पहले तो डीएनए तो बहुत ही छोटा है, पहले मशीनें नहीं थी, आप डीएनए को नहीं देख सकते थे या डीएनए को नहीं पढ़ सकते। तो आज साइंस बहुत डेवलप, आज मशीनें हैं। तो आज हम इवोल्यूशन पता करने के लिए डायरेक्ट क्या करते हैं? ट्रेस करते हैं डीएनए। तो वही बताया। If that is the case, then comparing the DNA of different species should give us the direct estimate of how much the DNA has changed during the formation of this species. This method is now extensively used to define evolutionary relationship. अब ये आपको बहुत अजीब लग रहा होगा डीएनए वाला, तो एक फिर से चीज समझते हैं। अगर मैं पूछूं कि बेटा ये ह्यूमन है और 3-4 एनिमल्स के हम नाम लेते हैं। एक ह्यूमन है, एक रैट है, एक फ्रॉग है ना, एक कोई फिश है, कोई इंसेक्ट है और एक हाइड्रा है, ठीक है। इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। ह्यूमंस से सबसे ज्यादा कौन इवोल्यूशनरी रिलेटेड कौन है? सबसे ज्यादा क्लोजली रिलेटेड रैट, ठीक है। उसके बाद उससे थोड़ा सा दूर फ्रॉग, उससे थोड़ा सा दूर और थोड़ा सा दूर। मतलब कि ऐसे अदर वर्ड्स में कहूं तो मैं अगर ये भी कहूं कि इवोल्यूशनरी अगर ज्यादा क्लोज है तो बॉडी स्ट्रक्चर भी किससे ज्यादा सिमिलर होगा? ह्यूमन का। फिर उसके बाद उसके बाद तो बॉडी स्ट्रक्चर सिमिलर है, बॉडी फंक्शन सिमिलर है, बॉडी ऑर्गन सिमिलर है ना। इसका मतलब कि ये सभी बॉडी ऑर्गन फंक्शन ये सब बन कहां से रहे हैं? इंफॉर्मेशन कहां से आ रही है? डीएनए। मतलब कि डीएनए भी सबसे ज्यादा किसके साथ सिमिलर होगा? रैट। उसके बाद किससे सिमिलर होगा? उसके बाद किससे सिमिलर? उसके बाद किससे? तो अगर 100% हमारा सबका वो डीएनए हम चेक करें
तो हो सकता है कि हमारा 80% या 90% डीएनए किससे सेम हो, रैट से, लेकिन हो सकता है कि फ्रॉग्स से कितना सेम हो, 7। हो सकता है कुछ फिश से सिर्फ कितना सेम, 65 से कितना हो, 60 से कितना हो, 55। समझ रहे हो? अरे हाँ, यस सर। ठीक है। तो वैसे ही आपको एक फॉसिल मिलता है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये समझ में आ रहा है कि हाँ ये किसी डेड ऑर्गेनिज्म का फॉसिल है। अब आपको ये पता करना है कि वेदर ये डेड ऑर्गेनिज्म मैमल है, वर्टिब्रेट है, नॉन वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट है भी तो उसमें क्या है, फिश है, एम्फीबियन है, ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप पता लगा सकते हो क्या? ऑफ कोर्स पता लगा सकते हो। आप क्या करोगे, आपको फॉसिल भी नहीं चाहिए, आपको तो उसका एक सेल चाहिए बस। जो फॉसिल मिला है उसका सिर्फ एक सेल चाहिए, उसमें से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट करोगे, है, और डीएनए एक्सट्रैक्ट करके आप उस डीएनए को हर ऑर्गेनिज्म, नॉट हर ऑर्गेनिज्म से, लेकिन हर ग्रुप के एक ऑर्गेनिज्म से आप कंपेयर करके से देख सकते हो। जैसे मैमल, किसी एक मैमल से कंपेयर करके देखो, किसी एक रेप्टाइल्स, किसी एक बर्ड से, किसी एक एम्फीबियन से, किसी एक फिश से, किसी एक नॉन वर्टिब्रेट से, इंसेक्ट से, वर्म से, हाइड्रा से, प्लेनेरिया से, तो जेलीफिश से, है ना, मोलस्का से, इन सब से कंपेयर करके देख लो। बेसिक है ना, कुछ बहुत सारे नहीं करना है आपको, 8-10 ही करना, ठीक है। फिर आपको ये पता चल जाएगा कि आपके पास जो सेल है उससे मोस्ट सिमिलर डीएनए किसका है। हो सकता है कि मोस्ट सिमिलर डीएनए एम्फीबियंस वाले ग्रुप से सबसे ज्यादा सिमिलर है, 80% सिमिलर है उससे, या 90% सिमिलर। आपको ये तो समझ में आ गया ना कि ये मोस्ट प्रोबेबली एम्फीबियन ही है। उसके बाद आप फिर एम्फीबियन के अंदर फिर आप करते जाओ। अब आपको ये पता चल गया कि एम्फीबियन है, तो अब बाकी लोगों से आप क्यों कंपेयर करोगे, बाकी ग्रुप हटा दो, सिर्फ एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस में जितने एम्फीबियंस आप जानते हो, एम्फीबियंस में भी तो अलग अलग फैमिली होगी ना, है ना, फिश तो, सैलमेंडर तो, जो भी अलग अलग, उन लोगों में अलग अलग फैमिली से एक एक बंदे लो, फिर से उनसे सेलेक्ट करो, फिर आपको ये समझ में आ जाएगा ये इस फैमिली का, उसमें अलग अलग जीनस लो, उनसे सेलेक्ट करो, इससे ये समझ। तो ऐसे फाइनली आप डीएनए से भी अब क्या कर सकते हो, इवोल्यूशन ट्रेस कर सकते हो, जिससे सबसे ज्यादा सिमिलर है मतलब उस ग्रुप का। और आजकल सिमिलर नॉर्मल सी बात है आज, और मोस्ट एक्यूरेट मेथड भी क्या होगा, डीएनए वाला ही, क्योंकि ऑर्गन्स या ऑर्गन्स का एडेप्टेशन ये तो टाइम के साथ चेंज हो सकता है ना, लेकिन डीएनए तो इतनी जल्दी चेंज होगा नहीं, ठीक है क्या। तो इसीलिए आजकल यही यूज किया जाता है। इसी को ये आगे एक बॉक्स में आपको जो बना रखा है ना, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, ये क्या है, वी आर डिस्कसिंग हाउ द चेंजेस इन द डीएनए ड्यूरिंग द सेल डिवीजन would lead to the changes in the protein that are made from this DNA. Another point that has been made is that this changes could accumulate from one generation to next. ये changes next generation पे जा सकते हैं, दूसरी जगह जा सकते हैं, और इन्हीं को अगर हम बैकवर्ड ट्रेस करें टाइम में, तो हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन कहां से डाइवर्ज हुआ है। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी डज एग्जैक्टली दिस। और ये चीज, ये जो डीएनए का कंपैरिजन है, यही है, ये क्या है, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। तो अगर मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी आपसे कोई पूछे कि क्या होती है मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, क्या है, सिंपली आप कंपैरिजन कर रहे हो किसका, जेनेटिक मटेरियल का, ठीक है, और उसके हिसाब से आप जो है उनका इवोल्यूशन हिस्ट्री ट्रेस कर रहे हो, ये मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द आइडिया that the organism which are more distantly related will accumulate a greater number of differences, जो कि जितने दूर वाले रिश्तेदार हैं उनमें उतने ज्यादा डिफरेंस होंगे। जैसे हमसे सबसे दूर कौन था, हाइड्रा, तो हमारे डीएनए में सबसे ज्यादा डिफरेंस किससे, वही बन सकते हैं, वही लिखा है यहाँ पे। सच स्टडीज बेस अ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट इज हाईली ग्रेटिफाइंग टू फाइंड द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। ठीक है क्या, कोई प्रॉब्लम? और लास्ट टॉपिक ये है कि एवोल्यूशन कुड नॉट बी इक्वेटेड विद द प्रोग्रेस। अब लास्ट आपके पैराग्राफ में ये लिखा है कि हम लोग हमेशा ऐसा सोचते हैं कि इवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिजम्स बाद में आए हैं वो ज्यादा एडवांस है,
है, जैसे कि मैमल्स बाद में आए हैं, बर्ड्स बाद में आए, तो ये लोग बाकी एनिमल से ज्यादा एडवांस हैं और इनकी बॉडी फंक्शनिंग ज्यादा एफिशिएंट है, यही सोचते हैं हम। लेकिन ऐसा एग्जैक्टली नहीं है। ऐसा एग्जैक्टली क्यों नहीं है? क्योंकि ये फिर से वही बात हम करते हैं। लास्ट टाइम हम वो एग्जांपल ले रहे थे कि वो जो हम केस डिस्कस कर रहे थे कि कुछ रेड बीटल्स थे, तो पहले केस में कुछ ग्रीन बीटल गए, है ना? तो ग्रीन के पास क्या था? सर्वाइवल बेनिफिट था। क्यों? क्योंकि उनको खाने वाले कौन थे? क्रो। फिर मैंने बात की थी कि एक और केस इमेजिन करो, एक और सिनेरियो कि अब क्रो नहीं है, तो वो ग्रीन वाले के पास कोई सर्वाइवल बेनिफिट है? तो ग्रीन वाले के पास सर्वाइवल बेनिफिट डिपेंड करता है कंडीशंस पे, सिनेरियो। फिर यही बात की थी कि फर की बात करें तो पोलर बेयर के पास बहुत फर है, कंपैरेटिवली गाय के पास उतना फर नहीं है। तो पोलर बेयर के पास क्या कोई सर्वाइवल बेनिफिट है क्या? हाँ, अगर सिर्फ किसकी बात करें, हम ठंडे जगह की बात करें, तब नॉर्मली ऐसा है क्या? नहीं। मतलब ये जो बेनिफिट्स हैं या चेंजेस आए हैं, वेरिएशन आए हैं, या आप इसे क्या यूनिवर्सली आप सर्वाइवल बेनिफिट मान सकते हो क्या? यूनिवर्सली नहीं, आप तभी मान सकते हो जब आप स्पेसिफिक एक एनवायरनमेंट की बात करते हो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ह्यूमन ज्यादा इवॉल्व है या एक बैक्टीरिया? ह्यूमंस। तो ह्यूमन ज्यादा एफिशिएंट होना चाहिए, ऑफ कोर्स होना चाहिए। लेकिन बैक्टीरिया, तो कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो 120 डिग्री में भी जिंदा रह जाते हैं। हम तो 50 डिग्री में भी जिंदा, मतलब मरने लग जाएंगे 50 डिग्री के बाद। हाँ, तो फिर मतलब क्या कि सब डिपेंड किस पे करता है? अच्छा, आप ज्यादा वो होना, एडवांस होना, आप ज्यादा एडवांस, ऑफ कोर्स हम ज्यादा एडवांस है। किससे? हम बर्ड से भी ज्यादा एडवांस है, रेप्टाइल से तो है नहीं, एम्फीबियन से है नहीं, है? आप क्या पचा सकते हो? जो आप रेगुलर खाना खाते हो उसे वो पचा सकते हो। क्रोकोडाइल ना सब कुछ पचा सकता है, वो जिसे खाता है ना तो वो ईच एंड एवरीथिंग पचा लेता है, हर चीज डाइजेस्ट कर लेता है, बाल से लेके नाखूनों से लेके इवन बोन्स। सोचो, फिर तो उसका तो डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ, उसका तो पता नहीं था, तो फिर आप कैसे हुए? ठीक है, आप होना एडवांस, आप कितनी चीजें सूंघ सकते हो? स्नेक 2-4 स्मेल, 5-6, 10, 20, 100। ऐसे ह्यूमंस का ब्रेन बहुत ज्यादा कैपेबल है, लेकिन फिर भी हम बहुत ज्यादा नहीं याद रख पाते। हाँ, हमें कुछ लोगों की मेमोरी अच्छी होती है, कुछ की। रिलेटिवली हम एक एग्जांपल लेते हैं कि यार लेट्स 100 स्मेल हम याद रख सकते हैं, है ना? 100 अलग अलग स्मेल कुत्ते को देते हैं। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, तो मतलब समझ रहे हो ना? अब अगर ऐसे एग्जांपल देते जाओ तो हर एनिमल के पास क्या है? अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। बोलने को हम सबसे ज्यादा एडवांस है, लेकिन ऐसा है क्या? ऐसा है क्या कि हमें कोई नहीं मार सकता है? ऐसा है क्या हम कहीं पे भी जिंदा रह सकते हैं, एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड? ऐसा है क्या हम सबसे फास्टेस्ट हैं? ऐसा है क्या हमारा, देख ही लिया, डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे स्ट्रॉन्ग? नहीं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हम सबसे ज्यादा इवॉल्व हैं। हाँ, कुछ जो इवोल्यूशन हुए हैं हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से वो अच्छे हैं। हम जहां रहते हैं, हम कहाँ रहते हैं? हम ऑप्टिमल टेम्परेचर रेंज में रहते हैं। ये 20, 25, 30, 35 वाला, ये बहुत अच्छा है हमारे लिए। हम लैंड पे रहते हैं, ओशियन में नहीं रहते हैं, वो बहुत अच्छा हमारे लिए। फ्रेश वाटर बहुत, खारा पानी दे दूं आपको? नहीं, फ्रेश वाटर। समझ रहे हो ना? तो यही आपको इसमें लिखा है कि जो इवोल्यूशन है ये आपको शुड नॉट बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस। आप इसे हमेशा प्रोग्रेस से इक्वेट नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं मान सकते हो कि आप ही सबसे अच्छे हो। तो वही आपके उसने लिखा है, नेक्स्ट पेज पे आना, 157 पे। एक तो आपको पता ही है कि नेचुरल सिलेक्शन एंड द जेनेटिक ड्रिफ्ट है वो टुगेदर लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द पॉपुलेशन दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस द ओरिजिनल वन। अरे जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन, यही तो क्या बनाते हैं? स्पीसीज बनाने में हेल्प करते हैं, ये तो है। चलो
सेकेंड पैराग्राफ में आएंगे, पेज 157 में ही सेकेंड पैराग्राफ में। इनफैक्ट देयर इज नो रियल प्रोग्रेस इन द आइडिया ऑफ इवोल्यूशन, मतलब इवोल्यूशन में ऐसा प्रोग्रेस जैसा कोई कॉन्सेप्ट है नेचर में है। इवोल्यूशन इज सिंपली द जनरेशन ऑफ डाइवर्सिटी। इवोल्यूशन में क्या हो रहा है, बस अलग अलग टाइप के बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं, तो डाइवर्सिटी बन रही है। एंड द शेपिंग ऑफ द डाइवर्सिटी बाय द इन्वायरमेंटल सिलेक्शन, और इस डाइवर्सिटी का शेप मतलब कौन ऑर्गेनिज्म ज्यादा है, कौन कम है, कौन सी स्पीसीज ज्यादा है, कौन कम है, कौन कहां रह रहा है, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एनवायरमेंटल सिलेक्शन पे, नेचुरल सिलेक्शन पे। The only progress trend in the evolution seems to be that the more and more complex body designs have emerged over the time. तो बस एक ही आप प्रोग्रेस वाला जो आप लिंक है ना, वो बस एक ही चीज से आप कनेक्ट कर सकते हो कि आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, वो जो हमने बात शुरू से की है कि आप प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म लो और एक एडवांस ऑर्गेनिज्म लो, एडवांस ऑर्गेनिज्म में हमेशा जो बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ज्यादा होगी, है ना। हमारी अगर बॉडी देखो तो उसमें अगर छोटे छोटे लेवल पे हम चले जाए तो हमारी बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटी दूसरे एनिमल से ज्यादा है, ठीक है। बस ये एक ही प्रोग्रेस ट्रेंड अगर आप इवोल्यूशन में मैच कर सकते हो तो बस ये एक ही है। हाउएवर अगेन इट इज नॉट इफ द ओल्डर डिजाइन्स आर इनएफिशिएंट, जबकि ऐसा नहीं है कि जो पुरानी डिजाइन्स थी, जो पहले आने वाले ऑर्गेनिजम्स थे, वो हमारे जितना एफिशिएंट नहीं है। अरे ऐसा अगर होता तो वो लोग तो मर जाते धीरे धीरे उनका नंबर कम होता जाता, वो लोग खत्म होते जाते, लेकिन ऐसा हुआ है क्या? नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी बॉडी डिजाइन कम एफिशिएंट है, हाँ हम लोगों की ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हो कि उनकी कम एफिशिएंट है या आपकी ज्यादा एफिशिएंट है, समझ रहे हैं? ओके, वही होता है यहाँ पे। So many of the older and simpler designs still survive. बिल्कुल, आज अगर बेटा ऑर्गेनिज्म वाइज अगर नंबर वाइज चेक करें तो सबसे ज्यादा खुद बताओ पॉपुलेशन किसकी होगी? ह्यूमंस कितने हैं पूरे अर्थ पे? 7 अरब। पेड़ कितने हैं बताओ? बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली ह्यूमंस के। अच्छा, इंसेक्ट कितने हैं? मच्छर कितने बताओ? समझ रहे हो ना? अर्धवॉर्म कितने हैं? अरे पूछो ही नहीं। बैक्टीरिया कितने हैं? ओहो, है समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने वाले थे वो कम एफिशिएंट है या उनकी बॉडी जो है हम लोगों से उतनी, हम लोग जितने स्ट्रांग नहीं है, ऐसा नहीं। सिंगुलर और स्मॉलर डिजाइन, बैक्टीरिया तो सबसे सिमिलर, वो तो इवन प्रोकैरियोटिक है, वो तो यूकैरियोटिक भी नहीं है, फिर भी सबसे ज्यादा कौन है? वही है, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पे कि इनफैक्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म्स बैक्टीरिया इनहेबिट द मोस्ट इनहॉस्पिटेबल हैबिटेट्स। और बैक्टीरिया कहाँ रहता है? जहां पे और कोई नहीं रह सकता, सबसे एकदम ठंडी जगह पे, एकदम गर्म जगह पे, पानी उबल रहा फिर भी ये बैक्टीरिया, हाँ सभी बैक्टीरिया नहीं, कुछ बैक्टीरिया मैंने बताया 120 डिग्री सेल्सियस पे भी जिंदा है, कुछ बैक्टीरिया -20 में चले जाओ तब भी जिंदा है ना। तो वही लिखा है यहाँ पे कि लाइक हॉट स्प्रिंग्स, डीप सी थर्मल वेंट्स एंड द आइस इन अंटार्कटिका, यहाँ पे आपको और कोई नहीं मिलेगा बताएगी बैक्टीरिया, जबकि वो तो क्या है? प्रोकैरियोट। In the other words, human beings are not a pinnacle of evolution, but simply yet another species in the teeming spectrum of the evolution line. तो इसका मतलब ये कभी नहीं हम मानेंगे कि हम जो हैं सबसे अच्छे हैं या हम जो हैं मतलब इवोल्यूशन के हम ही सरताज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इवोल्यूशन तो एक ट्रेंड चल रहा था, जैसे ट्रेंड चल रहा था तो हमारी स्पीसीज भी उस ट्रेंड का बस एक हिस्सा है। आगे टाइम बढ़ेगा तो हो सकता है कि हमारी स्पीसीज में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाए हजारों साल बाद, और अभी का जो ह्यूमन है बहुत ही पीछे रह जाए इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, इन द टर्म्स ऑफ बॉडी कॉम्प्लेक्सिटी। हमसे भी कोई और अच्छा आ जाए, है ना, कोई और ऑर्गेनिज्म आ जाए, है ना। तो वही लिखा है कि ऐसा नहीं है कि ह्यूमन इवोल्यूशन, ह्यूमन इज द बेस्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद देखते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन, तो अब ये तो हमने पूरे सबकी इवोल्यूशन, सिर्फ अब ह्यूमन की बात करें तो आप खुद बताओ, ये तो जॉब सोशल वाला चीज है। ह्यूमन
इवोल्यूशन ह्यूमन किससे बने? अब ये मत बोलना कि मंकी से, बताया था ना मंकी से नहीं, किससे बने बेटा? हाँ, ह्यूमन और मंकी के कॉमन एंसेस्टर थे उससे, ठीक है क्या? उससे बने और कहाँ बने थे सबसे पहले? अगर आपको सोशल में पढ़ा होगा, सबसे पहले ह्यूमंस कहाँ इवोल्यूशन में दिखे थे? हमें फॉसिल्स ऐसा सब पता कर लेते हैं, तो कहाँ सबसे पहले वो हमें ट्रेसेस दिखते हैं ह्यूमन के पूरे वर्ल्ड में? अरे ये पढ़ा होगा यार, ज्योग्राफी में आता है, पढ़ते नहीं हो तुम? अफ्रीका में ना, अफ्रीका में सबसे पहले ह्यूमन ट्रेसेस कहाँ से मिलते हैं? अफ्रीका है ये, है ना? इधर कनेक्टेड क्या है बेटा? ये क्या है? ये एशिया है ना? इधर क्या है? ये अंटार्कटिका है, ये ऊपर यूरोप वगैरह। इधर क्या है? ये ग्रीनलैंड, ठीक है क्या? तो यहाँ पे ह्यूमंस लगभग स्टार्ट हुए और फिर यहाँ से धीरे धीरे वो लोग कहाँ इधर उधर जाने लग गए, खाने पीने, लैंड और वाटर की तलाश में, और जाते जाते फिर अलग अलग जगह पहुंचे। अब खुद ही पता कर सकते हो कि सबसे पहले कहाँ गए होंगे। यहाँ से, ये तो पानी है ना ये सब इधर, तो यहाँ से जाएंगे, उनके पास एकदम से नाव और शिप जहाज तो आ नहीं गई होगी, तो कहाँ जाएंगे? लैंड पे ही जाएंगे। अब खुद सोचो कि अफ्रीका से सबसे पास में कहाँ जा सकते हैं लोग? हाँ, यूरोप है ना? और यूरोप में कहाँ जा सकते हैं? मैप नहीं देखा है मतलब बेटा, यूरोप में नहीं, यूरोप से अफ्रीका बहुत ही एक छोटा सा पॉइंट कनेक्टेड है, इवन कनेक्टेड भी नहीं। अफ्रीका किससे कनेक्टेड है? एशिया से, ये बहुत छोटा सा पार्ट है ना, एशिया से कनेक्टेड है। और एशिया का कौन सा पार्ट? यहाँ कौन सा पार्ट है? यहाँ कौन से देश आते हैं? यहाँ कौन से देश आते हैं बेटा? अच्छा, हमारा इंडिया कहाँ है? ये दिख रहा है। अब ये मैंने एकदम एग्जैक्ट मैप नहीं बनाया, लेकिन आप समझ जाना है, समथिंग कुछ ऐसा है। ये इंडिया है, इधर पाकिस्तान वगैरह होगा, इधर चाइना है, बांग्लादेश वगैरह, ठीक। पाकिस्तान की इधर और जाएंगे तो अफगानिस्तान, उसके और उधर जाएंगे तो ईरान, इराक, है ना? और फिर उधर और जाएंगे तो सऊदी अरब, कुवैत, है ना? और जाएंगे तो आगे बहरीन। ये सब नाम सुने हैं? ये जो मैं जितने भी नाम ले रहा हूँ, ये हम क्या बोलते हैं? मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बोलते हैं ना। अरे ईस्ट साइड पे है ये इंडिया के, ठीक है? नो, नॉट ईस्ट साइड पे, इंडिया के वेस्ट पे है। तो अगर ग्रीनविच लाइन जो मेरिडियन बोलते हैं उसके ईस्ट साइड पे, इसलिए इन्हें मिडिल ईस्टर्न बोलते हैं। तो यहाँ से कहाँ पे आए होंगे वो लोग? खुद सबसे पहले मिडिल ईस्टर्न कंट्री, वहां से फिर कुछ लोग यूरोप में गए होंगे, कुछ लोग इधर एशिया में, साउथ एशिया में आए होंगे। फिर बाद में बहुत सालों बाद इधर कोई इन्हें कनाल मिली होगी, तो वहां से अमेरिका पे गए होंगे। इंग्लिश चैनल अगर आपने सुना, छोड़ो, यहाँ से फिर अमेरिका गए और ये ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत बात। तो ये एक पूरी हिस्ट्री है, वही लिखा है आपको ह्यूमन इवोल्यूशन में। द सेम टूल फॉर द ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी। हमें ये सब पता कैसे चला कि यहाँ गए वहां गए? कैसे मैं बोल रहा हूँ? फॉसिल्स से। हमने फॉसिल्स की क्या की? कार्बन डेटिंग की और एज पता की, है ना? सिंपल सी बात। सबसे पुराना जो हमें मिला वो कहाँ मिला? अफ्रीका। तो हमने ये पता लगा कि सबसे पहला जो ह्यूमन डेवलप हुआ वो था अफ्रीका। और वहां से फिर हमें ऐसा कैसे पता चला कि पहले हम ही आए? क्योंकि उसके बाद वाला एज यहाँ पे, उसके बाद वाला एज वहां का, फिर वहां, ठीक है क्या? तो वही सेम टूल फॉर ट्रेसिंग एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेटिंग क्या होता है? एक्सकेवेट मतलब, अरे एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन नहीं सुना? अरे तुम लोग दिमाग भी नहीं लगा था, सोशल में बहुत पढ़ा होगा एक्सकेवेशन। एक्सकेवेशन, एक्सकेवेशन मतलब खुदाई को बोलते हैं एक्सकेवेशन। तो एक्सकेवेटिंग मतलब
फॉसिल्स को निकालना, वो एक्सकेवेटिंग। एक्सकेवेशन, टाइम डेटिंग एंड स्टडिंग फॉसिल एज वेल एज डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंसेस, और डीएनए सीक्वेंसेस को भी चेक किया। वी हैव बीन यूजिंग द स्टडिंग ह्यूमन इवोल्यूशन, और इन सब चीजों को यूज करके हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन। चलो अब यहाँ पे ह्यूमन इवोल्यूशन ये सब ठीक है। अब क्या हर जगह के लोग एक जैसे हैं क्या? नहीं, हर जगह के लोग एक जैसे नहीं। क्यों अलग अलग हैं सर? स्किन कलर, कुछ बॉडी मतलब फीचर्स भी अलग अलग हो सकते हैं। कहीं के लोग ज्यादा स्किन कलर तो है नेचर, अगर बाकी चीजें भी देखें तो कहीं के बाल अलग है, कुछ लोगों की आईज अलग है, कुछ लोगों का आई शेप अलग है, कुछ लोगों की हाइट हेल्थ अलग है। तो बहुत सारे फीचर्स हैं अलग अलग, जिसके हिसाब से क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग हैं। तो बहुत सालों तक ना ह्यूमंस को भी रेसेस में डिवाइड कर रखा था। जैसे कुत्तों की रेस आपने जर्मन से पढ़ी, जैसे ह्यूमंस को भी हम रेसेस में देखते थे पहले, अब नहीं। अब मॉडर्न साइंस में ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने जैसे आपकी बुक में लिखा है कि देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ द ह्यूमन फॉर्म्स एंड फीचर्स अक्रॉस दिस प्लैनेट। फॉर अ लॉन्ग टाइम, बेटा लड़की, फॉर अ लॉन्ग टाइम people used to talk about the human races. Commonest way of identifying so are called races. कुछ थे येलो, कुछ ब्लैक, कुछ व्हाइट और कुछ ब्राउन। बहुत पुरानी ना जीके की बुक आती थी, वो 10-10 रुपए की बुक आती, शायद आपने देखा हो, और तो नहीं मिलती होगी, लेकिन हो सकता है आपके घर पे है ना। उसमें ना एक पॉइंट आता था कि कहाँ के लोगों को, कहाँ के लोग पीले होते हैं, हाँ पीले येलो, और उसके क्या होगा आंसर? येलो कहाँ के लोग होंगे यार? मैं भी यही सोचता हूँ, येलो कौन? तो उसका आंसर था, और ये बुक में लिखा है, बस जीके की बुक में। अगर आपके पास वो बुक है ना, तो कभी ढूंढना, ये क्वेश्चन जरूर, कहाँ के लोग पीले पाए जाते हैं, वहां पे पीले लोग पाए जाते हैं। तो उसका आंसर था चाइना। ये लोग, मैं बहुत सारे चाइनीज लोगों से मिला था, पीले लोग तो नहीं दिखे मुझे। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत समय तक ऐसा माना जाता है। देखो यहाँ पे भी लिखा है ना कि उन्हें ऐसा क्लासिफाई किया गया था कि ब्लैक, व्हाइट, येलो और ब्राउन। हम लोग कैसे हो गए? हम ब्राउन। जो यूरोपियंस हो गए वो व्हाइट, जो अफ्रीकन हो गए वो ब्लैक, और ये मंगोलियन, चाइनीज, जापानीज है ना, ये सभी येलो। ऐसे डिफरेंशिएट किया था, ठीक है क्या? A major question debated over the time that we have apparent groups or differently over the years, the evidences have become clear, or the answer is that there is no biological basis of notion of human race and all humans are single species. तो फाइनली बहुत सारे, जब हमारे पास डीएनए, एक 2003 में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था, ह्यूमन जीनोम प्रोफाइलिंग का। ह्यूमन जीनोम प्रोफाइलिंग मतलब क्या? मैंने आपको बताया था कि डीएनए में नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, है ना, कोडोन्स होते हैं, 3 नाइट्रोजन बेसेस से मिलकर कोडोन बनता है, और वो एक कोडोन एक अमीनो एसिड को कोड करता है ना। और ऐसे बहुत सारे कोडोन्स, क्योंकि बहुत सारे अमीनो एसिड्स मिलके एक प्रोटीन बनाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कोडोन्स मिलके एक जीन बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे जीन मिलके एक क्रोमोसोम बनाते हैं, और ऐसे बहुत सारे क्रोमोसोम हैं हमारे हर बॉडी के सेल में, ठीक है क्या? तो जब हमारे पास ऐसी मशीनें आ गई तो 2003 में आई थिंक ये स्टार्ट हुआ था, और ये प्रोजेक्ट चला था 2010 तक या 12 तक, मतलब लंबा प्रोजेक्ट था, 8-10 साल का। इसमें क्या हुआ? सिर्फ इसमें यही हुआ कि हमने क्या किया, हमने ह्यूमंस के अलग अलग रेसेस, जो हम येलो, ब्लैक और व्हाइट और ब्राउन, जो अलग अलग रेस मानते थे सब लोग, सबके डीएनए लिए, जीन लिए, और सबकी जीनोम प्रोफाइलिंग, मतलब सभी के जीन्स एकदम सेलेक्ट किए कि कौन सा कोडोन है, उसके बाद कौन सा कोडोन है, एक कोडोन हमें पता है आज। तो ये सबका चेक किया, और फाइनली यही पता चला कि ऐसा कोई बड़ा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है ना। ऐसा है कि अभी कोई ब्लैक या कोई व्हाइट पीपल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, तो ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग स्पीसीज, रेस भी नहीं है, ऐसा कोई मेजर रेस में जैसा डिफरेंस होता है। आप एक लैब्राडोर और ये जर्मन शेफर्ड को देखो, बहुत सारे डिफरेंस मिलेंगे आपको,
लेकिन ऐसा कोई मेजर डिफरेंस भी नहीं मिला किसमें, उस हमारे जीनोम प्रोफाइलिंग में। और फाइनली यही प्रूव हुआ कि ये रेसेस वाला जो फंडा है ये फालतू है, ऐसा कोई रेसेस नहीं है, ऑल ह्यूमंस आर सेम। हाँ, तो फिर ये सर आप ये जो हमें डिफरेंस है हमारे यहाँ के लोग थोड़े कम हाइटेड होते हैं, थोड़े रिलेटिवली ज्यादा हाइटेड होते हैं, तो अलग डिफरेंसेस हैं बहुत सारे शेप। तो ये किससे एक्सप्लेन करेंगे? तो ये बस किससे एक्सप्लेन करेंगे, आप जहाँ रहते हो वहाँ के एनवायरमेंट, आपके खान पान और आपके कल्चर से ही। आप यहाँ से उठ के, हो सकता है कि आप यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एक वो हुई थी, स्टडी हुई थी। अच्छा बताओ, चाइना के लोग लंबे होते हैं छोटे होते हैं? छोटे होते हैं, ऐसा आप लोग सोचते हो और ऐसा मेजर लोग सोचते हैं। अब ऐसा नहीं है। यहाँ हमारे यहाँ की हाइट, एवरेज हाइट क्या है? 5'6", यही है एवरेज हाइट मेल्स की। फीमेल्स की क्या है एवरेज हाइट? तो 5'2", 3", 4, यही 4 हो गया ये 5'3" या 5'4". जो रिसेंट जनरेशन आ रहे हैं चाइना में, वहाँ की एवरेज हाइट है 5'9" या 5'10" मेल्स की, और फीमेल्स की हाइट है 5'5". तो फिर आप लोगों ने एकदम से कैसे बोल दिया कि चाइनीज छोटे होते हैं? क्योंकि आपने सुना है। किससे सुना है? घर वालों से, मूवीज से, या इधर उधर। ऐसा आपने क्यों मूवीज और सब लोग यही बोलते हैं कि चाइना में छोटे होते हैं? क्यों? क्योंकि बहुत टाइम तक उनकी हाइट कम थी। क्यों बहुत टाइम तक कम थी? वही एग्जांपल आ गया, वो थर्ड केस कि रेड बीटल्स थे, जब तक खाना मिल रहा तब तक मोटे तंदुरुस्त थे, साइज बड़ी थी। जब खाना नहीं मिला तो क्या हो गया? छोटे। और ओवर द जनरेशन छोटे ही रहे। जब वापस से उन्हें खाना मिलने लग गया, अब तो आज चाइना इंडिया से, सोशल पढ़ते हो, चाइना इंडिया से बहुत आगे है आज, ये तो आपको ही पता होगा, है ना? वहाँ पे जॉब्स या वहाँ की एवरेज लाइफ जो है इंडियन से अच्छी है, तो मतलब खान पान भी अच्छा होगा। कल्चर, स्पोर्ट में सबसे आगे इंडिया कितने मेडल जीतता है ओलंपिक्स में? इस बार कितने जीता है? इस बार मैक्सिमम जीता है। इस बार ना हम ओलंपिक की हिस्ट्री में मैक्सिमम हमने मेडल जीते हैं, तो कितने? 7 मेडल जीते हैं। और चाइना एक बार में जीतता है ना, तो कितने जीतता है? 90, 100, नहीं 90, 100। वो विंटर्स, हाँ, इस समर ओलंपिक्स में 50, 48, 46, ये तो हमेशा का ही है। ठीक, इससे भी ज्यादा भी जीतता है, मतलब कि अच्छा है। तो इसीलिए बस कुछ नहीं, मतलब ये मैं इतना सब क्यों बोल रहा हूँ, आप खुद बताओ कि आज की जनरेशन, आप लोग ज्यादा वेल्दी हो या आज से 50 साल पहले जो इंडियंस थे वो ज्यादा वेल्दी थे? वो वेल्दी थे। क्या पढ़ते हो यार तुम सोशल? 50 साल पहले कौन थे यहाँ पे? अंग्रेज थे, हैं? सबको ढंग की जॉब नहीं होती थी। आप बहुत अच्छी जॉब कर सकते हो तो अंग्रेजों के यहाँ जाके इनकी नौकरी, चपरासी और ये और वो, और उनके किचन में खाना बना सकते हो। यही बहुत नहीं, बहुत ही आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस कर सकते हो, या बहुत हो गया तो आप उनकी फौज में काम कर सकते हो। इतना अच्छा फीलिंग होता है। आज से 50 साल, 100 साल, 150 साल पहले इंडियंस वेल्दी नहीं थे। आज हम ज्यादा अच्छे हैं। आज हम वेल्दी का मतलब तो समझते हैं, वेल्दी मतलब संपन्न, है ना? पैसा, रुपए या जो भी, खाना पीना, आपका एजुकेशन, हेल्थ, हर चीज, ठीक है? अरे आपने पुराने फोटोज नहीं देखे क्या बाजार से? क्या करते, क्या इतने बड़े हो गए? तुमसे बात करता हूँ तो ऐसा लगता है मैं 56 वाले, तो 10th में आ गए। तो सिंपली हम लोग ज्यादा रहते हैं। आप खुद, आप घर पे आज जाना, आप कितने लोगों के दादा दादी हैं? क्या जिनके दादा दादी नहीं है ना, वो अपने मम्मी पापा से ही पूछना कि आप लोग जब छोटे थे, तो आप खाने में क्या खाना खाते थे? दादा दादी से अगर पूछे तो वो और अच्छा बताएंगे, आप खाने में क्या खाना खाते थे, या आप दिन में कितनी बार खाना खाते थे, तो वो एक्चुअल में बताएंगे। अगर आपकी फैमिली
हो सकता है कि कई लोगों की फैमिली ओवर द जनरेशंस रिच हो सकता है कि आप कुछ ऐसे किसी ऐसे खानदान से आते हो जो कि हमेशा से ही पैसे वाले लोग थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक एवरेज इंडियन की बात कर रहा हूँ। मोस्टली लोग के खानदान ऐसा कोई जमींदार के बेटे नहीं है हम लोग से, ठीक है। हाँ अगर है तब तो बात ही अलग है, तब वो लोग बताएंगे अरे हमारे यहाँ तो गाय होती थी 50-50 गाय, 2 गाय का दूध तो अकेला नहीं पी जाता है ना। तो वो वैसी बात नहीं कर रहा हूँ मैं एक जनरल सिनेरियो। तो मोस्ट ऑफ द आपके दादा दादी बताएंगे एक्चुअल में कि खाने में हम, हाँ खाना न्यूट्रिशियस था, खाने में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा थे, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन खाना बहुत कम होता था कई बार क्योंकि खाने का मेजर सोर्स क्या था, खेती में भी बहुत सारी मशीनें थी, वो थी क्या, खेती लिमिटेड होती थी, उसमें भी अब अगर कभी सूखा पड़ गया, बारिश हो गई तो खेती करना, बाहर बहुत ज्यादा कोई कमाने नहीं चाहता था शहरों में, गाँव में ही रहते थे, खेती के सहारे थे। तो जो खाना पानी होता था वो वहीं से होता था, एक आध चीज जो लेते थे हम बाहर से लेते थे, तो ऐसी ही रहती थी। तो मतलब पहले के लोग बहुत ज्यादा वेल्दी नहीं थे, अब धीरे धीरे वेल्दी होने लग गए। हाँ मैं 1000 साल पहले और 1500-2000 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि तब के इंडियंस और ज्यादा वेल्दी रहे हैं, जो कि हम पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में। हम पढ़ते हैं कि पहले जो प्राचीन भारत में, एंशिएंट इंडिया में बहुत वेल्दी लोग थे, है ना। जैसे कि वो गोल्डन एरा ऑफ, गोल्डन एरा क्या है ह्यूमन इंडियन हिस्ट्री का, मुगल से पहले दिल्ली सल्तनत, नहीं दिल्ली सल्तनत से पहले चौहान, पृथ्वीराज चौहान, वो हाँ उनसे भी पहले समुद्रगुप्त, गुप्त साम्राज्य, वो गोल्डन एरा मानते हैं। मतलब उस टाइम में आप लोग क्या हिस्ट्री भी नहीं पढ़े, जागरण है, साइंस सब आधा अधूरा ही पढ़ा, तो वो मानते हैं कि वो बहुत अच्छा टाइम था, वो साइंस के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से, ओवरऑल मतलब जो वेल्थ है हर चीज के हिसाब से बहुत, हाँ तो उस टाइम के लोग बहुत वेल्दी रहे होंगे, हमसे बहुत ज्यादा वेल्दी रहे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं तो बस अभी रिसेंट जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए, अंग्रेज लोग काट के ले गए, तब तो मैं सब कुछ बचा उस टाइम। तब क्या हुआ, अच्छा खाना वाना नहीं था, तो आपने सुना होगा कहानियों में कि अरे वो राजा होते थे, वो 6 फीट लंबे थे और 7 फीट और इतना वजन उठा लेते थे, उनका तलवार ही सिर्फ 20 किलो की थी, तो ये ढाला 80 किलो का, तो 80 किलो का ढाला मतलब शरीर भी वैसा होगा, है ना। तो ये पहले की बात है ना, अंग्रेजों के पहले वो होता होगा, या अंग्रेजों के टाइम में भी जो राजा महाराजा वाले खानदान से जिनकी पूरी फैमिली हिस्ट्री में ही सब अच्छा खाना पीना मिला, तब वैसे उनकी हेल्थ हाइट है। मैं एक एवरेज इंडियन की बात करें तो एवरेज इंडियन की वेल्थ कम हो गई थी अंग्रेजों के टाइम में। तो एवरेज इंडियन आपने अगर पुराने फोटो देखे होंगे, मैं पुराने फोटो का इसलिए बोल रहा था कि उस टाइम अगर आप फोटो देखोगे तो बहुत एकदम आदमी लोग एकदम छोटे से दुबले पतले से, अरे क्या हो गए, कोई बीमारी नहीं, बीमारी नहीं, एक्चुअल में वो है ही ऐसे। क्यों? क्योंकि ढंग से खाना पीना नहीं है, मेहनत उससे भी ज्यादा है, तो इसलिए हेल्थ हाइट नहीं बढ़ी। अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती जा रही है, वेल्दी लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया डेवलप कर रहा है, इंडिया डेवलप कर रहा है। तो आप लोग जो अच्छा खाना खाते होंगे, आपके बच्चे होंगे तो आप और अच्छा खाना खिलाओगे, उनके बच्चे होंगे तो और अच्छा खाना खिलाएंगे, तो क्या होगा, ओवरऑल न्यूट्रिशन प्रोफाइलिंग अच्छी होती जाएगी। तो आपकी जितनी हेल्थ हाइट है, आपके बच्चों की उससे भी, हमसे ज्यादा आपकी, आपसे ज्यादा उनसे, धीरे धीरे ग्रेजुअल क्या होता जाएगा इम्प्रूवमेंट। यूरोपियंस क्यों ऐसे लंबे चौड़े हैं? एक तो उनका एनवायरमेंटल फैक्टर है, वो तो है ऐसे भी, क्योंकि वो बहुत टाइम से वेल्दी रहे हैं, उनका खाना पीना वैसा रहा है, और हम बहुत टाइम से वेल्दी नहीं है। तो चाइना का भी वही केस है, वो जो चाइना में मैं पूछ रहा था ना, तो चाइना भी बहुत साल पहले तक ऐसा ही था, हमारे जैसा ही। चाइना और इंडिया में बहुत डिफरेंस नहीं था, 1980s तक इवन इंडिया ही चाइना से थोड़ा आगे ही था, लेकिन 1980s के बाद वहां पे बहुत फास्ट
वो प्रोग्रेस हुई। और उसके बाद स्पेशली तो अभी क्या हुआ रिसेंट ईयर्स में चाइना की वेल्थ और न्यूट्रिशन और खेल कूद इस वजह से जो अभी की जनरेशन है वो क्या है अच्छी हाइट वेल्थ ये सभी चीजें हैं। तो अब मैं ये सब कौन समझा रहा था, ये सभी एक्सटर्नल फीचर्स डिपेंड किस पे करते हैं, न्यूट्रिशन पे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे, इन पे डिपेंड करते हैं, ना कि हमारे जीन्स पे। कुछ कुछ चीजें हो सकती हैं जो जीन्स पे डिपेंड करती हैं, है ना। ऑफ कोर्स मेरा जीन और इनका जीन 100% सेम नहीं हो सकता है, हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म हैं, इनका और इनके मम्मी पापा का भी सेम नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि सब अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन इतना भी अलग नहीं है कि इसे मैं अलग रेस बोलूंगा और मैं एक अलग रेस बोलूंगा, है ना, इतना भी सेम नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म होता है फाइनली। ये चैप्टर बहुत ही छोटा। प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड। रिप्रोडक्शन के टाइम जब वेरिएशन आ रहे हैं वो इनहेरिटेड हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन मतलब जर्म सेल्स की बात कर रहे हैं हमें ना, ठीक है। तो जो वेरिएशन जर्म सेल्स में आ रहे हैं, या अगर जर्म सेल्स की बात तो मैं तब करूंगा जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई डीएनए कॉपी नहीं है, ठीक है। तो वही है, दिस वेरिएशन में लीड टू इंक्रीज सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल्स। और ये वेरिएशन जरूरी नहीं है कि हर बार सर्वाइवल ही हो, है ना। वेरिएशन हो सकता है कि कई बार अच्छे वेरिएशन आए और हो सकता है कि खराब वेरिएशन भी आए। तो अच्छे वेरिएशन आए तब तो क्या होगा, आपका सर्वाइवल होगा, और खराब आएंगे तब क्या, मर जाओगे। Sexually reproducing individuals have two copies of the genes of the same trait. For the same trait, if the copies are not identical, the trait that get expressed is called dominant trait and the other is called recessive trait. सब जानते हैं। Traits in one individual may be inherited separately, giving rise to a new combination of the traits in the offspring of the sexual reproduction. ये वही है कि हमने वो देखा था ना कि दो अलग अलग ट्रेट वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, अलग अलग ट्रेट इंडिपेंडेंट है अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनाने के लिए। जैसे कि रेड ग्रीन और राउंड सीड्स थे और येलो और रिंकल्ड थे। तो ये तो दो ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन हमें ऑफस्प्रिंग में 4 कॉम्बिनेशन मिले थे। मतलब ट्रेट्स क्या है, इंडिपेंडेंट है नेक्स्ट जनरेशन में जाने वही लिखा है। सेक्स इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर्स इन द वेरियस स्पीशीज। बहुत सारे स्पीशीज में क्या होता है, तो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है। जैसा कि इन ह्यूमंस X क्रोमोसोम इज फॉर गर्ल्स एंड Y इज फॉर बॉयज, XX गर्ल्स, XY बॉय। और कई ऑर्गेनिज्म में ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। किसमें? स्नेल्स में, जो कि अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। और सम रेप्टाइल्स, नॉट ऑल रेप्टाइल्स, सम रेप्टाइल्स, जो कि किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ एग। वेरिएशन इन द स्पीशीज में कंफर सर्वाइवल एडवांटेज ऑफ। अब कौन बात कर रहा है, लड़की